चलिए मंगलाचरण से हम शुरू कर लेते हैं। नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वत्सायणं नमो लोके सव्वत्साहुणं नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वत्सायणं नमो लोके सव्वत्साहुणं नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वत्सायणं नमो लोके सव्वत्साहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय जिनेन्द्र सभी को। सो हम लोग पिछली बार क्या किया था, हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया था उसका एक थोड़ा क्विक रिकैप कर लेंगे और उसके बाद फिर आज के टॉपिक से हम शुरू करेंगे। तो किसी को याद है हमने पिछली बार क्या टॉपिक्स डिस्कस किए थे? किसी को भी बोलना है तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। छह द्रव्य के बारे में बात की थी। हाँ, 6 द्रव्यों के बारे में बात की थी। और जीव और परमाणु के बारे में। हाँ, परमाणु के बारे में एक्चुअली हाँ, हमने जो विशेष गुण जो है द्रव्यों के उसके बारे में इतना ज्यादा बात नहीं की थी पिछली बार। बट हाँ, 6 द्रव्यों के बारे में वैसे बात की थी सामान्य से। और किसी को? द्रव्य गुण पर्याय। हाँ, द्रव्य गुण पर्याय, राइट। तो हमने एक्चुअली जो अपना मेन टॉपिक था वो द्रव्य गुण पर्याय था। तो द्रव्य क्या होता है उसकी हमने परिभाषा देखी थी, परिभाषा नहीं पर एग्जैक्टली द्रव्य का क्या लक्षण होता है, द्रव्य किसे कहते हैं ये हमने समझा था। और फिर गुण किसे कहते हैं और पर्याय क्या होता है। हाँ, और पर्याय क्या होती है उसको भी हमने समझा था। ठीक है, तो द्रव्य किसे कहते हैं, किसी को याद हो तो बोल सकता है। द्रव्य की हमने क्या उसका परिभाषा या क्या लक्षण समझा था? किसी को बोलना है द्रव्य की परिभाषा? प्रियेश, अमर, किंजल बेन, विशाल भाई शायद नहीं थे बट किसी को भी पता हो तो। ये तो अपना बेसिक है, तो बेसिक तो अपना आना ही चाहिए सबको। के द्रव्य, समूह को तो मम्मी सो के दो। किसके समूह को द्रव्य कहता है? आई थिंक मम्मी ने कहा गुणों के समूह को द्रव्य कहता है। हाँ, तो हाँ सही बात है, गुणों के समूह को द्रव्य कहता है, राइट। और हमने और एक गुणों के समूह को द्रव्य कहता है, ये एक बात एक परिभाषा समझी थी हमने। और दूसरी परिभाषा क्या समझी थी द्रव्य की? हमने दूसरी परिभाषा समझी थी उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षण। यानी द्रव्य जो है वो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है, राइट। उसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तीनों चीजें पाई जाती है। और उसके दूसरे शब्द में कहे तो जिस चीज में और जिस वस्तु में उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तीनों पाए जाते हो उसे हम द्रव्य कहेंगे। ठीक है, तो उसमें उत्पाद और व्यय किसका होता है? उत्पाद और व्यय जो होता है वो किसका होता है? परमाणु का। नहीं, परमाणु का नहीं। परमाणु जो है वो पुद्गल का जो अविभाजी अंश होता है या छोटे से छोटा अंश होता है उसको हम परमाणु कहते हैं। तो परमाणु जो है वो तो पुद्गल द्रव्य है। हमने जो द्रव्य की परिभाषा समझी थी उसमें समझा था कि उत्पाद और व्यय होता है वो द्रव्य में होता है। तो किस चीज का उत्पाद होता है, किस चीज का व्यय होता है? गुण पर्याय का। हाँ, पर्याय का। तो उत्पाद और व्यय जो होता है वो पर्याय का होता है, राइट। सो द्रव्य में उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तीनों चीजें होती है। तो उत्पाद और व्यय होता है वो पर्याय का होता है। और द्रव्य कौन कौन रहता है?
द्रव्य जो है वो द्रव्य रहता है, यानी उसमें पर्याय बदलने के बावजूद भी उसके जो गुण है, द्रव्य के जो गुण है, वो उसमें सदाकाल रहते हैं। उसमें पर्याय के बदलने से उसमें कोई गुण का विभाव नहीं हो जाता है, गुण उसमें से चले नहीं जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है, राइट। और उसमें नए गुण भी नहीं आते। वो द्रव्य के स्वभाव के हिसाब से उसमें जो जो गुण रहेंगे वही रहेंगे, और वो अनादिकाल से है द्रव्य में और अनंत काल तक रहेंगे, राइट। तो द्रव्य द्रव्य जो शब्द है वो कॉन्स्टेंसी समझाता है कि द्रव्य में जो उसके जो गुण है वो हमेशा, द्रव्य का जो स्वभाव है, द्रव्य का जो स्वरूप है, वो हमेशा नित्य रहेगा, राइट। उसमें कभी कोई चेंज नहीं आएगा। तो बेसिकली ये हमने समझा था, राइट। सो हमने द्रव्य गुण पर्याय की बात की थी लास्ट टाइम, तो उसमें हमने द्रव्य की परिभाषा समझी थी। वापस एक बार थोड़ा सिस्टमेटिकली रिपीट कर लेता हूँ। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, पहली परिभाषा ये समझी थी। और दूसरी परिभाषा ये समझी थी कि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षण, यानी द्रव्य में उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तीनों पाए जाते हैं। उत्पाद और व्यय जो है वो पर्याय का होता है, और जो द्रव्य है वो द्रव्य जो है वो द्रव्य है बेसिकली, यानी उसमें जो उसके जो गुण गुण है, उसका स्वभाव है, वो हमेशा उसका कांस्टेंट रहता है और वो द्रव्य में हमेशा पाया जाता है। फिर हमने गुण की परिभाषा समझी थी, गुण किसे कहते हैं, राइट। तो उसकी आज एक्चुअली अपना थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं थोड़ा खुद ही आंसर दे रहा हूँ। तो गुण किसे कहते हैं, तो उसकी हमने तत्व सूत्र की ये सूत्र जो हमने पढ़ा था कि द्रव्याश्रया निर्गुणः गुणः, राइट। तो द्रव्याश्रय यानी गुण जो है वो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, और खुद एक गुण में फिर दूसरे गुण नहीं होते हैं, राइट। तो वैसे है, वैसी चीज को गुण कहते हैं। यानी गुण जो है उसके लिए द्रव्याश्रय निर्गुण, ये दो है वो विशेषण है, और गुण ये गुण के लिए कहा है। तो गुण के लिए ये दो विशेषण बताया गया है कि एक तो द्रव्य के आश्रय से रहता है, और दूसरा है कि वो निर्गुण होता है, यानी गुण जो स्वयं है उसके और कोई गुण नहीं होता है, राइट। तो वो निर्गुण। तो ये जो है हमने गुण गुण के बारे में समझा था। और फिर पर्याय, तो पर्याय किसे कहते हैं, ongoing form of that particular element. हाँ, फॉर्म यानी अवस्था, जो वस्तु की अवस्था है, द्रव्य की जो अवस्था है उसे हम पर्याय कहते हैं। जैसे हमने फिर इसका सोने का उदाहरण लिया था। हमने एक्चुअली दो तीन उदाहरण लिए थे, सोने का भी लिया था, पानी का भी लिया था। तो हमने सोना सोना यानी गोल्ड, तो गोल्ड है उसका हमने उदाहरण लिया था, और उसमें बताया था कि इसमें गोल्ड जो है वो द्रव्य है। फिर उसकी पर्याय बदलती है, तो सोने का गोल्ड बार बन जाता है, सोने की बिस्किट बन जाती है। फिर सोने की बिस्किट से सोने के गहने हैं वो बन जाते हैं, जैसे जो हार बना दिया, अंगूठी बना दी, हमने और कोई जो सोने का आभूषण है वो बना दिए। तो वो सोने के जो आभूषण है उसकी उसमें हमारा ये सब है, उसकी पर्याय है। सो गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार्स, गोल्ड नेकलेस, गोल्ड रिंग, ये सब है, वो सब पर्याय है। लेकिन उसका द्रव्य कौन सा है, सोना। सोना द्रव्य है, और ये इसके इसके अलग अलग पर्याय है। और सोने के गुण कौन से हैं, तो सोना जो है उसमें एक तो चमक रहती है, उसका एक गुण है कि उसमें चमक रहती है। दूसरा गुण है कि सोना है वो पीला पीले जैसा रहता है, पीले कलर रंग जैसा रहता है, तो उसका वो कलर है, वर्ण है उसका। फिर सोना है वो इट्स अ मेटल, राइट। तो सोने को हम उसको बेंड कर सकते हैं, इजीली आसानी से उसको बेंड कर सकते हैं। और एक उसका गुण है कि उसको हम गर्म करें सर्टेन टेम्परेचर पे तो वो सोना पिघल भी जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। तो ये सब जो है वो सोने के अलग अलग गुण है, राइट। तो ये द्रव्य गुण और पर्याय, ये समझने के लिए हमने उसके अलग अलग ये सब उदाहरण लेके हमने उसको समझा था, ठीक है। तो ये जो लास्ट टाइम का अपना जो टॉपिक था उसका ये मुख्य विषय था अपना द्रव्य गुण और पर्याय। और ये हमने द्रव्य क्या होता है, गुण क्या होता है, पर्याय क्या होती है, ये सब हमने टॉपिक थोड़े समझे थे, ठीक है। ये अपना पिछले वक्त का लास्ट एक अपना लास्ट सेशन का मुख्य विषय था। और हमने एक साइड टॉपिक का थोड़ा क्विकली कवर किया था कि निमित्त क्या होता है, निमित्त का अर्थ क्या होता है। तो एक्चुअली अपना वो मेन टॉपिक नहीं था, बट वो प्रश्न आया था तो हमने वो निमित्त क्या होता है उसके बारे में थोड़ा स्थूल रूप से समझा था, ठीक है। तो निमित्त और उपादान और निमित्त नैमित्तिक संबंध ये सब क्या होता है उसके लिए हम एक अलग सेशन रखेंगे, उस पर ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का सेशन रखेंगे। उसमें ये निमित्त की परिभाषा क्या है, उपादान की परिभाषा क्या है, निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या होता है, तो वो जो है वो सब हम डिटेल में समझेंगे। वो एक अलग सेशन उसका हम प्लान करेंगे फ्यूचर में, ठीक है।
तो इतना जो था अपना लास्ट सेशन का अपना जो था ये सब टॉपिक्स है। ठीक है। अभी चलो आज जो है हम अभी शुरू करते हैं। आज का जो है हमारा विषय है वो, तो हम जो पिछले जो अपना टॉपिक था उससे थोड़े और रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो कवर कर लेंगे, और उसके बाद हम फिर आई थिंक एक दो प्रश्न भी आए थे पिछली बार, तो वो प्रश्न आए थे कि पर्याय कैसे उत्पन्न होती है और वो सब, तो उसके बारे में थोड़ी स्थूल उससे चर्चा करेंगे। वैसे पर्याय का टॉपिक इटसेल्फ इज लाइक 2 घंटे का टॉपिक है एक्चुअली। अगर पर्याय को हमको अगर डिटेल में समझना है तो सिर्फ 2 घंटे सिर्फ पर्याय के बारे में जो डिस्कशन करना है उसी में 2 घंटे तो मिनिमम चला लगेगी उसके लिए, अगर उसको डिटेल में समझना है। तो वो आज का हमारा विषय नहीं है, तो आज हम उसको पर्याय का टॉपिक वैसे डिटेल में नहीं लेंगे, बट जस्ट वो जो प्रश्न आया था उसको उसके संदर्भ में थोड़ी बात हम कर लेंगे आज। ठीक है। तो हमने पिछली बार ये जाना था कि द्रव्य की पर्याय होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, मैं आप सबको ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि जो द्रव्य में जो गुण होते हैं, क्या वो गुण की भी पर्याय हो सकती है? वापस मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। हमने जो द्रव्य की बात की, तो द्रव्य में तो पर्याय होती है, ठीक है, लेकिन प्रश्न ये है कि द्रव्य में जो गुण होते हैं, क्या गुण की भी पर्याय हो सकती है? ये प्रश्न है अपना। नहीं, गुण की पर्याय नहीं होती है। ओके, अपना एक idea है। हाँ, किसी ने कहा गुण की पर्याय होती है। किंजल हाँ, बेन आप। मुझे भी लगता हाँ, है कि होती है, मतलब वो नष्ट नहीं होते कभी, वो गुण रहते ही हैं, बट उनकी पर्याय चेंज होती है शायद मेरे हिसाब से, बिकॉज जब वो द्रव्य की पर्याय होती है, उसके साथ वो गुण हमेशा रहते ही है, बट साथ में शायद उनकी भी, बट आई एम नॉट श्योर। ठीक है, ठीक है, गुड गुड ट्राई। जो लोग ने भी आंसर दिया, गुड ट्राई। ठीक है, तो उसका आंसर दो दो ही ऑप्शन है, या तो हाँ और या तो ना। ठीक है तो आपने जो लोग ने भी आंसर दिया सब सही है। गुड ट्राई, सबने जो ट्राई किया वो सब सही है। ठीक है, तो आज जो है ना हमारा विषय जो है वो थोड़ा जो है ना वो सूक्ष्म लेवल पे जाता है। ठीक है, तो मैं आई जस्ट वांट टू सेट द एक्सपेक्टेशन फॉर एवरीवन कि आज का जो हमारा विषय है वो थोड़ा सूक्ष्म लेवल पे जाएगा। ठीक है, तो उसपे हम क्या थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाएंगे। तो इसको है ना समझने की ट्राई करना, और ध्यान से इसमें उपयोग अपना लगाना, उपयोग यानी अपना जो फोकस है उस पर लगाना। तो इससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये टॉपिक का आज का जो है हमारा, उसको हम थोड़ा सा हाई लेवल पे कवर कर सकते थे, लेकिन इस पे क्या है कि डिटेल में जाने से इसको बहुत ज्यादा हमको लाभ होगा इसके लिए। क्योंकि ये अगर ये जब कॉन्सेप्ट अगर हमारे दिमाग में पहले तो, एक तो सबसे पहली बार हम जानेंगे, अगर उसको हम नहीं जानते हो तो, फिर उसको भले समझ में ना भी आए तो एटलीस्ट उसका हमारा एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि ये सब कॉन्सेप्ट्स है। भले हम हमारे दिमाग में अभी ना उतरे या समझ में ना आए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर हम एक बार एक्सपोजर हो जाएगा, तो आगे जाके क्या होगा कि आप इसका चिंतन करोगे, मनन करोगे, आप सोचोगे कि अच्छा ये ऐसा कॉन्सेप्ट आया, मुझे दिमाग में बैठ नहीं रहा है, तो आप उसके बारे में सोचोगे, और फिर सोचोगे तो उसमें और प्रश्न आएंगे, फिर उसका खुलासा होगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आएंगे, और ये जो है फिर अगर एक बार समझ में आएंगे तो ये जो है ना उससे क्या आगे के जो ग्रंथ है वो पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आज मैं ये ट्राई करूंगा कि थोड़ा, एक्चुअली आई नो कि वी ऑल आर एट बिगनर लेवल, बट वी स्टिल वांट टू लाइक आज थोड़ा हम एक ये कर रहे हैं कि हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो सब अपना उपयोग लगाना, ट्राई करना समझने की, कोई समझ में ना आए तो प्रश्न पूछना, और फिर भी ना समझना है तो कोई बात नहीं, उसको जस्ट एक समझना कि ऐसा कॉन्सेप्ट है, अब मुझे फ्यूचर में उसको समझना है, ये वहां पे उसको भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अपना जो अभी क्वेश्चन आया था कि क्या गुण की पर्याय होती है, तो इसका आंसर है कि हाँ, गुण की भी पर्याय होती है। ठीक है, जो द्रव्य में अनंत गुण है, ठीक है, और अनंत गुण है, उसमें गुण की भी पर्याय होती है। यानी उसका मतलब क्या हुआ कि गुण की जो अवस्था है वो भी बदलती है, क्योंकि गुण है उसकी भी अवस्था होती है और उसकी भी अवस्था है वो बदलती है। तो उसका आंसर ये है। अभी उसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझना हो तो उसका जो है जीव गुण, यानी सॉरी जीव द्रव्य, हम जो है वो जीव द्रव्य है, राइट। और जैसे ये हमने बात की थी कि कोई पेन है, तो पेन जो है वो पुद्गल द्रव्य है। तो अभी क्या हुआ कि मैं जीव द्रव्य हूं
और पेन पुद्गल द्रव्य है। चलो एक्चुअली पेन की एग्जांपल नहीं लेते हैं, हम खाने का एग्जांपल लेते हैं। तुमको खाना पसंद है, राइट? तो हम मान लो कि मैं जीव द्रव्य हूँ और मैंने एक गुलाब जामुन खाया, ठीक है? अब गुलाब जामुन क्या है? द्रव्य की अपेक्षा पुद्गल है, ठीक है? और गुलाब जामुन में मीठापन है, राइट? उसमें मीठापन, क्योंकि उसमें शक्कर है और उस शक्कर में मीठापन होता है, तो गुलाब जामुन में भी मीठापन है। तो मैंने जब गुलाब जामुन खाया, अपने मुंह में रखा, तो मुझे समझ में आया कि ये गुलाब जामुन है, ये मीठा है। पहले तो ये समझ में आया कि ये गुलाब जामुन है, और ये बाद में समझ में आया कि ये मीठा है, राइट? तो मैं जीव द्रव्य हूँ, और मुझे क्या हुआ एक्चुअली, वो गुलाब जामुन के स्पर्श से, जब मेरे जीभ में गुलाब जामुन का स्पर्श हुआ, तो मेरी जो रसेंद्रिय है, रसेंद्रिय के माध्यम से मुझे ये समझ में आया कि ये मीठा है, राइट? लेकिन मीठापन जो है वो किसको पता चला? ये हमको, यानी जीव को पता चला। जीव को पता चला कि ये द्रव्य जो मेरे मुंह में गया वो मीठा है। अब वो मीठा है तो पता चला, ज्ञान किसको हुआ? जीव को ज्ञान हुआ, राइट? तो जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान। ज्ञान जो है वो जीव का गुण है। तो यहाँ पे जो ज्ञान गुण की जो पर्याय है उसमें मीठापन आया, राइट? क्योंकि हमारे ज्ञान गुण की भी पर्याय है, राइट? तो उसमें अभी यहाँ पे मीठापन प्रतीत हुआ ज्ञान के गुण में, यानी अभी मुझे मीठापन का आभास हुआ, राइट? तो मेरे ज्ञान में मीठापन मुझे महसूस हुआ, राइट? तो ये ज्ञान गुण की पर्याय हो गई कि उसमें अभी मीठापन दिख रहा है या समझ में आ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने मान लो एक मिर्ची खाई, ठीक है? अब मिर्ची मैंने खाई तो मुझे पता चला कि अच्छा ये जो है वो मिर्ची है, और मिर्ची है वो तीखी है। तो रसेंद्रिय के माध्यम से मुझे ये समझ में आया कि ये जो है वो तीखा है। तो जीव, मैं द्रव्य हूँ जीव, और मेरा गुण है ज्ञान। लेकिन अभी मुझे ज्ञान की गुण की पर्याय में क्या आभास हो रहा है या क्या दिख रहा है? मुझे तीखापन दिख रहा है, तीखापन महसूस हो रहा है, राइट? तो इसमें ज्ञान गुण की जो पर्याय है वो भी बदल रही है। वैसे ही मैंने, ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। वैसे ही मैंने कोई ट्रैफिक लाइट देखी, तो ट्रैफिक लाइट देखी तो पहले मुझे देखी कि वो लाल कलर की है, लाल वर्ण की है। तो मैंने ज्ञान गुण की पर्याय में क्या दिख रहा है कि वो लाल कलर दिख रहा है। और फिर जब वो लाइट ग्रीन हो गई तो अभी ज्ञान गुण की पर्याय में क्या दिख रहा है कि ज्ञान गुण की पर्याय में दिख रहा है कि ये ग्रीन है। कलर किस में बदल रहा है? लाइट में बदल रहा है। लेकिन उसके निमित्त से मेरे ज्ञान गुण की पर्याय में भी फर्क आ रहा है, राइट? तो इसीलिए गुण की जो है उसकी भी पर्याय होती है। अभी ये जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे खुद को एक्चुअली काफी टाइम तक पता नहीं था। तो मैंने जब ये द्रव्य गुण पर्याय पढ़ा तो मैं समझ में आ गया कि ठीक है, द्रव्य की तो पर्याय होती है। लेकिन जब मैं ये स्वाध्याय सुनता था और उसमें अच्छे अच्छे पंडित आते थे तो वो इतना डिटेल में जाते थे और फिर बोलते थे कि ज्ञान गुण की पर्याय में ये है, श्रद्धा गुण की पर्याय ये है, और ये सब जो बोलते थे, तो मैं कंफ्यूज हो जाता था कि अच्छा ये पर्याय जो है वो तो द्रव्य की होती है, तो इसमें गुण की पर्याय कहाँ से आ गई है सब। तो फिर जब धीरे धीरे मैं आगे समझता गया तो मुझे भी समझ में आया कि अच्छा पर्याय जो है द्रव्य की तो होती है लेकिन गुण की भी होती है, ठीक है? तो ये जो एग्जांपल्स है इससे हम स्थूल रूप से, हम आज एक्चुअली इतना डिटेल में भी नहीं जाएंगे, बट जितना हो जरूर पड़े उतना मैं डिटेल में जा रहा हूँ। तो ये बेसिकली ये समझ रहे हैं कि ये जो है गुण की जो है, द्रव्य में जो गुण होते हैं वो गुण की भी पर्याय होती है, ठीक है? तो समझ में आया सबको कि इसमें कोई क्वेश्चन है? इसके और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, बट अभी हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ इस टॉपिक पे, इसलिए फिर मैं इसमें ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। बट जैसे इतना समझना है कि ज्ञान गुण की भी पर्याय होती है, सॉरी गुण की भी पर्याय होती है, बेसिकली दैट्स व्हाट आई मेंट टू से। हमने एग्जांपल लिया ज्ञान गुण का, परंतु गुण की, सामान्य से कहे तो गुण की भी पर्याय होती है, और गुण की भी पर्याय बदलती रहती है। जैसे द्रव्य की पर्याय बदलती है, वैसे ही गुण की भी पर्याय बदलती है, ठीक है? चलिए, फिर अभी एक अपना यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो क्वेश्चन ये आता है कि हमने जो पिछली बार समझा था कि गुण का लक्षण क्या है कि द्रव्याश्रित, राइट? यानी सदा द्रव्य के आश्रय से रहता है गुण का कोई इंडिपेंडेंस या स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। द्रव्य की वजह से द्रव्य में गुण होते हैं, राइट? लेकिन अगर द्रव्य ना हो तो गुण रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर द्रव्य नहीं रहा तो गुण किसका रहेगा? किसी का तो गुण होना चाहिए ना वो। तो इसलिए गुण जो है वो द्रव्य आश्रित है, द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं, ठीक है? और दूसरा जो हमने पढ़ा था कि अन्य गुणों से रहित होता है। गुण जो स्वयं है वो अन्य गुणों से रहित होता है, ठीक है? तो ये जो है हमने गुण का लक्षण पढ़ा था पिछली बार। अब यहाँ पे एक शंका आती है।
शंका ये आती है कि गुण का यह लक्षण पर्याय में भी पाया जाता है। ठीक है, क्या कि द्रव्य आश्रित है और अन्य गुणों से, गुण जो है वो द्रव्य आश्रित है और अन्य गुणों से रहित है। तो ये दो लक्षण हमने गुण के समझे। तो ये जो लक्षण है वो तो पर्याय में भी पाए जाते हैं, क्योंकि पर्याय भी द्रव्य के आश्रय से ही रहती है और उसमें भी और कोई गुण नहीं रहते हैं, यानी पर्याय में गुण नहीं रहते। तो फिर क्या ये गुण का लक्षण ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो इसका एक समाधान है। ठीक है, समाधान ये है, बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन से हम ये समझ, वी आर ट्राइंग टू डिफरेंशिएट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुण एंड पर्याय, क्योंकि गुण भी द्रव्य के आश्रय से है, पर्याय भी द्रव्य के आश्रय से है। गुण के भी और कोई गुण नहीं होते हैं, हम बोलते हैं कि पर्याय के भी कोई गुण नहीं होते हैं। तो फिर गुण और पर्याय एक ही नहीं है क्या, उसमें भिन्नता है सही में? ये क्वेश्चन है अपना। तो उसका समाधान यह है कि गुण तो सदा ही द्रव्य के आश्रय से रहता है, कभी द्रव्य को नहीं छोड़ता, किंतु पर्याय अनित्य होती है और एक जाती है तो दूसरी आती है, राइट? तो गुण जो है वो सदा ही द्रव्य के आश्रय से रहता है, आई मीन हमेशा वो द्रव्य में पाया जाता है, किंतु पर्याय जो है वो हमेशा वो द्रव्य में नहीं रहती है, पर्टिकुलर पर्याय, राइट? क्योंकि आज मैं मनुष्य हूं तो मनुष्य पर्याय में हूं, फ्यूचर में मैं ये गति में से निकल के मैं देव गति में चला गया, तो अभी मनुष्य की पर्याय का तो व्यय हो जाएगा तब, राइट? तो जो पर्याय है वो सदा काल हमेशा, यानी हमेशा वो द्रव्य में नहीं पाई जाती है, क्योंकि वो अनित्य है। अनित्य मीन्स टेम्पररी है, एक कभी रहेगी वो द्रव्य में, फिर उसकी पर्याय बदल जाएगी, तो जो पुरानी पर्याय है उसका व्यय हो जाएगा, राइट? तो पर्याय जो है वो सदाकाल द्रव्य में नहीं पाई जाती है, परंतु जो गुण है वो सदाकाल द्रव्य में पाया जाता है। और इसलिए जो गुण का जो लक्षण है कि वो द्रव्याश्रित है, तो वो सही है। यानी यहाँ पे द्रव्याश्रित इन द सेंस कि यहाँ पे बेसिकली ये डिफरेंस बताया गया है कि जो गुण है वो हमेशा द्रव्य में रहता है, कभी ऐसा नहीं होता है कि गुण जो है वो निकल जाएगा द्रव्य से, राइट? जैसे ज्ञान गुण है, तो ज्ञान जो है वो जीव का गुण है। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि जीव में से ज्ञान गुण निकल जाएगा, राइट? अगर जैसे कोई जीव है वो एक इंद्रिय में भी चला गया, राइट, एक इंद्रिय यानी पानी का जीव बन गया, तो पानी के अंदर ऐसा वो एक इंद्रिय जो छोटे छोटे बैक्टीरिया और ये सब रहता है, वो बैक्टीरिया भी बन जाएगा, तो भी वो द्रव्य में जीव द्रव्य है और उसमें ज्ञान गुण हमेशा रहेगा। और जब वो जीव है वो मनुष्य में पर्याय में आ जाएगा एक इंद्रिय से, तो उसमें भी वो ज्ञान गुण रहेगा। वो बात अलग है कि ज्ञान गुण का जो घर है, या जो बेसिकली उसका जो प्रगटपना है, वो उसमें तारतम्य रहेगी, तारतम्य यानी वेरिएशन रहेंगे, ठीक है? बट ज्ञान गुण जो है वो द्रव्य में हमेशा, जीव द्रव्य में हमेशा ही पाया जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली ये हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। हाँ किंजल बहन बोलिए। तो कल्पेश भाई, एक क्वेश्चन था कि द्रव्य मतलब पर्याय, जैसे गुण तो हमेशा रहते हैं, तो पर्याय भी बदलती है पर हमेशा रहती ही है, राइट? हाँ, जीव कोई भी द्रव्य उसमें पर्याय हमेशा रहती है, बट पर्याय जो है वो हाँ, बदलती रहती है। बदलती रहती है राइट। उसका मतलब क्या हुआ कि जैसे पानी है, तो वो अभी हमने जमा दिया तो वो फ्रीज हो गया और वो बर्फ बन गया, राइट? तो हाँ, अभी उसकी पर्याय बदल गई, तो उसमें जो पानी जो राइट। लिक्विड फॉर्म में था, अभी वो लिक्विड फॉर्म की हाँ, पर्याय उसमें से चली गई, उसमें से निकल गई, हाँ, और अभी पानी है वो सॉलिड बन गया। तो लिक्विड फॉर्म की जो राइट। पर्याय है वो अभी चली गई, लेकिन वापस अगर पानी को हम हाँ, ठंडा कर देंगे, सॉरी गर्म कर देंगे, तो वो बर्फ पिघल के वापस वो लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। यानी पानी की हाँ, पर्याय पर पहले ऐसे, थी, फिर नहीं हाँ, थी, फिर वापस थी। लेकिन द्रव्य की अपेक्षा राइट। बात करें तो द्रव्य की कोई ना कोई पर्याय तो रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि द्रव्य पर्याय के बिना हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, हाँ, मतलब कोई ना कोई, जैसे गुण भी रहेंगे ही वैसे पर्याय भी रहेगी, राइट? हाँ, पर्याय भी रहेगी, लेकिन पर्याय ओके। क्या है कि गुण भी रहेगी और पर्याय भी रहेगी, लेकिन उसमें फर्क यह है कि गुण जो है वो कभी द्रव्य में से निकलता नहीं है, निकलता नहीं है इन द सेंस कि जैसे ज्ञान हम्म। गुण है जीव का, तो अनंत काल पहले भी, अनादिकाल से ये ज्ञान गुण मेरे जीव द्रव्य में है, और वो अनंत अनंत काल तक रहेगा। वो ऐसा कभी नहीं, ऐसा कभी टाइम नहीं आएगा, ऐसा कोई समय नहीं आएगा जिसमें मेरे द्रव्य में, यानी मैं जीव द्रव्य हूं तो मेरे में से ज्ञान गुण निकल गया, ऐसा कभी समय नहीं आएगा। जबकि पर्याय हाँ, जो है उसका विभाव होता है, क्योंकि जैसे लिक्विड है, अभी वो सॉलिड बन गया वाटर, तो उसमें से उसकी पर्याय जो लिक्विड पर्याय है वो चली गई, अभी लिक्विड पर्याय उसमें है ही नहीं बिल्कुल। तो पर्याय का विभाव अच्छा, होता है, लेकिन गुण का है कभी विभाव नहीं होता है हाँ, द्रव्य। राइट। ओके, ओके, थैंक यू।
ठीक है। कल्पेश, हाँ कैन यू एक बार आप पर्याय का जो मीनिंग या डेफिनेशन बताएंगे प्लीज? हाँ, तो पर्याय इज नथिंग बट अवस्था। कोई भी द्रव्य की कभी ना कुछ की अवस्था तो रहती है। ठीक है, तो जो अवस्था है वो द्रव्य की, उसे हम पर्याय कहते हैं। जैसे हमने सोने का एग्जांपल लिया, गोल्ड का, राइट। तो गोल्ड का, क्योंकि मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एग्जांपल से के माध्यम से इसको समझना आसान है, तो इसलिए मैं यहाँ पे उदाहरण ले रहा हूँ। ठीक है, तो जो हमने सोने का उदाहरण लिया, तो सोना उसमें द्रव्य है, लेकिन गोल्ड हैज टू एग्जिस्ट इन सम फॉर्म, राइट। So gold will exist either in the form of gold coin, or it will exist in the form of a necklace, gold necklace, or it will exist in the form of let's say हमने सोने की कोई चीज बना ली, जैसे गोल्ड की हमने एक पेन बना ली, तो गोल्ड विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ पेन, और इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, राइट। तो सोने की जो है वो द्रव्य की कुछ ना कुछ अवस्था तो रहेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि वो गोल्ड है उसकी कोई अवस्था ही नहीं है, राइट। सोने का कोई अवस्था ही नहीं रहेगी, ऐसा तो नहीं रहेगा। सोना द्रव्य है, उसको हम गोल्ड की बिस्किट के फॉर्म में डाल देंगे, गोल्ड के बार के फॉर्म में डाल देंगे, तो भी वो भी बिस्किट की अवस्था में है, या तो बार की अवस्था में है, गोल्ड बार की अवस्था में है, फिर गोल्ड कॉइन की अवस्था में, फिर गोल्ड की रिंग की अवस्था में, गोल्ड के नेकलेस की फॉर्म अवस्था में। तो उसकी कुछ ना कुछ अवस्था तो रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि द्रव्य का अस्तित्व है लेकिन उसकी कोई अवस्था ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो अवस्था है, द्रव्य की जो अवस्था है, उसे हम पर्याय कहते हैं। ठीक है, जैसे और एक एग्जांपल ले लें कि मैं जीव द्रव्य हूं, तो मैं आज क्या हूं, मनुष्य हूं, तो मैं मनुष्य की पर्याय में हूं। मनुष्य भी क्या हूं, मैं पुरुष हूं, तो पुरुष की पर्याय में हूं। अभी मेरे अगले भाव में सपोज मैं मनुष्य में तो उत्पन्न हुआ, लेकिन मेरे कर्मों की वजह से मैं अभी स्त्री के फॉर्म में जन्म हुआ, तो अभी मेरी पर्याय क्या हो जाएगी, स्त्री की पर्याय हो जाएगी, राइट। फिर स्त्री की पर्याय से फिर वापस मैं कुछ अच्छे मैंने कर्म किए और मैं देवलोक में चला गया, तो फिर मैं देव की पर्याय में चला जाऊंगा। लेकिन जीव की कुछ ना कुछ अवस्था तो रहेगी, राइट। कुछ ना कुछ अवस्था रहेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि जीव है लेकिन उसको कोई अवस्था ही नहीं है, उसकी कोई पर्याय नहीं है, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो संसारी जीव है, उसकी पर्याय जो है वो अलग अलग अपेक्षा से उसका हम कह सकते हैं कि इंद्रिय की अपेक्षा से कहे तो वो 1 इंद्रिय का जीव है, 2 इंद्रिय का जीव है, 3 इंद्रिय का जीव है, 4 इंद्रिय का जीव है, 5 इंद्रिय का जीव है। तो वो पर्याय की अपेक्षा से, इंद्रिय की अपेक्षा से उसकी ये 5 अलग अलग प्रकार की पर्याय हो सकती है। अगर हम गति की अपेक्षा से कहें तो जीव जो है वो या तो मनुष्य गति में, सांसारिक जीव की बात करें तो मनुष्य गति, तिर्यंश गति, देव गति और नरक गति, ये 4 गतियां हैं। तो चारों गति में से कोई एक गति में तो रहेगा ही जीव, तो उसकी पर्याय है वो चारों गति में से एक गति रहेगी, तो उसकी पर्याय के गति की अपेक्षा उसकी ये 4 पर्याय हो सकती है। फिर सिद्ध भगवान हो गए, तो सिद्ध भगवान की भी पर्याय होती है, वो संसारी जीव से जैसी नहीं होती, क्योंकि वो सिद्ध भगवान जो है वो अशरीरी होता है, उनका शरीर नहीं होता है, तो वो अशरीरी होता है, लेकिन उनकी भी पर्याय होती है। ठीक है, तो ये पर्याय का जो टॉपिक है मैंने बताया, तो ये वैसे बहुत डिटेल में इसको जा सकता है, 2 घंटे का टॉपिक हो जाएगा, तो आज एक्चुअली अपना वो मुख्य विषय नहीं है, बट बेसिकली इसके पर्याय के बारे में बहुत कुछ है, बहुत कुछ नॉलेज है अपने जैनिज्म में सिर्फ पर्याय के बारे में। तो ये आगे जा सकते हैं, बट आज के लिए तो इस हम लोग नहीं जाएंगे। फ्यूचर में अगर सबका इंटरेस्ट रहा तो विल कवर दैट टॉपिक ऑल्सो सेपरेटली। ठीक है, बट प्लीज That's good. Thank you. या ओके। एक समय में बदल आती हाँ, पासोगे जो एक समय 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 पर बदलती है ना पर्याय। हाँ हाँ, हर एक समय में पर्याय बदलती है। हाँ, तो पिछली बार हमने एक्चुअली ये डिस्कस किया था कि जो द्रव्य की जो पर्याय है, हाँ, द्रव्य की जो पर्याय है वो हर एक समय बदलती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 समय चले गए और द्रव्य की पर्याय नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। सो ये है, ठीक है। चलिए अभी हम आगे जाते हैं। सो अभी अपने जो है पिछली बार ही अपना प्रश्न आया था, तो अभी प्रश्न के संदर्भ में थोड़ा स्थूल रूप से ही मैं बता रहा हूँ, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि अभी एक्चुअली अपना जो आज का एजेंडा है वो थोड़ा अलग है। बट पिछली बार ये अपना प्रश्न आया था कि ये पर्याय जो है वो नई नई पर्याय उत्पन्न होती है द्रव्य में, तो नई नई पर्याय कैसे उत्पन्न होती है, राइट। उसका क्या, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द जनरेशन ऑफ न्यू पर्याय, राइट। द्रव्य में जो नई पर्याय है वो कैसे उत्पन्न होती है, क्या क्या है वो द्रव्य की नई पर्याय को डिसाइड करता है, राइट। तो ये ऐसा अपना क्वेश्चन आया था पिछली बार।
तो उसका बेसिकली जो आंसर है, अब समझने के लिए, ये एज आई सेड कि पर्याय का टॉपिक काफी डिटेल में है। आज एक्चुअली हम लोग उसको उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मैं थोड़ा स्थूल रूप से इसको आंसर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ठीक है, इसका उत्तर देने का प्रयत्न कर रहा हूँ थोड़ा स्थूल रूप से। तो द्रव्य की है ना, वैसे दो प्रकार की पर्याय होती है। व्यंजन पर्याय, जिसको द्रव्य पर्याय भी कहा जाता है, और एक दूसरी प्रकार की पर्याय जिसको अर्थ पर्याय या गुण पर्याय भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहली जो है वो व्यंजन या द्रव्य पर्याय है, और दूसरी जो है वो अर्थ या गुण पर्याय है। ठीक है, ये दो प्रकार की पर्याय होती है। अभी जो गुण पर्याय यानी जो अर्थ पर्याय है, उसका कर्ता कौन है? तो पहले तो ये जो अर्थ पर्याय जो होती है वो कैसी होती है? जो व्यंजन पर्याय है वो प्रदेशत्व गुण। अभी प्रदेशत्व गुण क्या है वो अपना आगे आएगा, बट बेसिकली जस्ट अगेन क्योंकि ये टॉपिक बहुत डिटेल में है, अभी उतना डिटेल में हम जा नहीं पाएंगे आज। बट जो व्यंजन पर्याय या द्रव्य पर्याय है वो द्रव्य के प्रदेशत्व गुण से रिलेटेड है। ठीक है, और प्रदेशत्व गुण यानी उसका जो एक बहुत स्थूल रूप से समझे तो उसका एक फिजिकल जो मैनिफेस्टेशन है, और वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन में जो चेंजेस होते हैं उसको हम व्यंजन पर्याय या तो द्रव्य पर्याय कहते हैं। और जो अर्थ पर्याय है या तो गुण पर्याय है, वो जो द्रव्य के गुण में जो परिवर्तन होते हैं उसको गुण पर्याय कहा जाता है। ठीक है, या अर्थ पर्याय कहा जाता है। तो अभी ये क्वेश्चन है कि जो ये गुण पर्याय जो है, जो व्यंजन पर्याय जो है या तो द्रव्य पर्याय जो है, उसमें जब पर्याय बदलती है तो वो हमको दिख सकता है, हमारे ज्ञान लाइक एटलीस्ट हमको हमारी इंद्रिय से हम उसको पकड़ सकते हैं। परंतु जो गुण पर्याय है वो जो है बहुत ही सूक्ष्म होती है, और वो हमारे ज्ञान से शायद हम उसको ना पकड़ सकें। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अभी इसका भी एक्चुअली मैं आगे जो आएगा वो बताऊंगा। बट अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये गुण पर्याय है, उसका कर्ता कौन है? गुण पर्याय जो है उसका कर्ता कौन है? तो उसका उत्तर यहाँ पे दिया है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं एक गुण पर्याय से अन्य गुण पर्याय रूप परिणमित होता है, अर्थात गुण पर्याय द्रव्य से ही अभेद उत्पन्न होती है। द्रव्य स्वयं ही गुण पर्याय का करता है। ठीक है, क्योंकि ये पर्याय जो बदलना है वो द्रव्य का स्वभाव है। ठीक है, पर्याय जो बदलती है वो द्रव्य का स्वभाव है, और द्रव्य का स्वभाव है तो उसका क्वेश्चन ये है कि पर्याय का कर्ता कौन है? तो इसका उत्तर यहाँ पे ये दिया है कि प्रत्येक द्रव्य जो है वो ही अपनी पर्याय का कर्ता है। ठीक है, तो मैं ये देखिए, मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। इसमें जो है अपने ये शास्त्रों में ये उत्तर आता है, तो आई जस्ट शेयर इट सो दैट यू ऑल्सो कैन रीड इट। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न आया है कि गुण पर्यायों का यानी अर्थ पर्याय, जो हमने जो दूसरी प्रकार की पर्याय की बताई, जो गुण पर्याय है उसका कर्ता कौन है? कर्ता यानी वो पर्याय को कौन उत्पन्न करता है। ठीक है, और उसका करने वाला कौन है? तो उसका कर्ता है। यहाँ पे उसका ये उत्तर दिया है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं एक गुण पर्याय से अन्य गुण पर्याय रूप परिणमन होता है, अर्थात गुण पर्याय द्रव्य से ही अभेद उत्पन्न होती है। द्रव्य स्वयं ही गुण पर्याय का करता है, यानी जो गुण पर्याय जो है उसका कर्ता द्रव्य है, और कोई चीज जो है यानी जो स्वयं जो द्रव्य है वही उसकी पर्याय का करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय का करता नहीं है, और दूसरा द्रव्य पहले द्रव्य की पर्याय का करता नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे इसका जैसे एक आंसर अभी स्थूल रूप से हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो है जो गुण पर्याय है उसके भी दो भेद होते हैं, एक स्वभाव गुण पर्याय और एक विभाव गुण पर्याय। गुण पर्याय उसको अर्थ पर्याय भी कहता है। ठीक है, तो गुण पर्याय के दो भेद होते हैं, एक स्वभाव गुण पर्याय और एक विभाव गुण पर्याय। तो हमने जो गुण पर्याय जो है उसके दो भेद समझे, एक द्रव्य पर्याय और एक गुण पर्याय। अब जो गुण पर्याय है उसके भी दो भेद है, एक स्वभाव गुण पर्याय और एक विभाव गुण पर्याय। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि स्वभाव गुण पर्याय किसे कहते हैं? तो उसमें ये कहा है कि अगुरु लघु गुण का परिणमन षड्गुणी हानि वृद्धि है, षड्गुणी हानि वृद्धि रूप है, और यह स्वभाव पर्याय सभी द्रव्यों में पाई जाती है। कोई द्रव्य षड्गुणी हानि वृद्धि बिना नहीं होता, यही अर्थ पर्याय कही जाती है। वही अर्थ पर्याय कही जाती है।
तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि हर एक द्रव्य में एक गुण होता है, इसको कहते हैं अगुरु लघु गुण। अगुरु लघु गुण होता है, ठीक है, अगुरु लघु गुण होता है। और अच्छा मम्मी तारा फोन पर आई थिंक एको आ रहा है, म्यूट करें। मम्मी तारा फोन पर एको आ रहा है, म्यूट। हाँ, आई थिंक दैट्स गुड। ओके, तो अगुरु लघु गुण जो है वो हर एक द्रव्य में होता है। और अगुरु लघु गुण जो है ऐसा गुण है कि उसके गुण में षटगुणी हानि और वृद्धि होती है। अब ये षटगुणी हानि और वृद्धि क्या है, तो मैं एक्चुअली इसको अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। ये जो है ना, एक्चुअली मैं ये टॉपिक लेने वाला नहीं था आज, बट ये अपना पिछली बार प्रश्न आया था, तो आई जस्ट थॉट कि ये प्रश्न के संदर्भ में ये है उत्तर, तो इसलिए इसको मैं थोड़ा यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगुरु लघु गुण की का परिणमन षटगुणी हानि वृद्धि है। यह स्वभाव पर्याय सभी द्रव्यों में पाई जाती है। कोई द्रव्य षटगुणी हानि वृद्धि बिना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी लिखा है कि उसमें स्वभाव पर्याय 6 द्रव्यों के साधारण है, अर्थ पर्याय है, वाणी और मन को अगोचर है, राइट। तो पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे ना कि हर एक द्रव्य की पर्याय हर एक समय में चेंज होती है। तो हम लोग बोलते हैं कि लेकिन ये सोना जो है वो टेबल पर अगर जैसे कोई भी चीज रखी है तो हमको 1 सेकंड पहले भी वैसी नजर आई थी और अभी भी ऐसी 1 सेकंड बाद भी ऐसी नजर आ रही है, तो हम बोलेंगे कि इसकी पर्याय में तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि उसमें स्वभाव पर्याय 6 द्रव्यों को साधारण है, अर्थ पर्याय है, वाणी और मन को अगोचर है। वाणी और मन को अगोचर है, यानी बेसिकली यहाँ पे समझने के लिए ये समझ लो कि हमारी इंद्रिय से इसको हम पकड़ नहीं सकते। उसमें पर्याय में बदलती है, लेकिन वो हम अपने इंद्रिय से ये नहीं पकड़ पाते हैं। कौन सी पर्याय की बात चल रही है यहाँ पे? स्वभाव पर्याय, जो गुण पर्याय यानी अर्थ पर्याय, और अर्थ पर्याय में भी जो स्वभाव पर्याय है उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वाणी और मन को अगोचर है, अति सूक्ष्म है, आगम प्रमाण से स्वीकार करने योग्य है। अति सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि हम उसको हमारे ज्ञान से उसको शायद उसको हम देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तो आगम प्रमाण से स्वीकार करने योग्य है। तथा 6 वृद्धि हानि के भेदों से सहित है। 6 प्रकार की वृद्धि और हानि उसमें होती है, ठीक है। और ये 6 प्रकार के भेद कौन सा है, तो उसमें है ये षटगुणी हानि वृद्धि कहा ना, षट यानी 6, तो 6 प्रकार के भेद कौन से है, तो उसमें यह है अनंत भाग वृद्धि, असंख्य भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। तो ये 6 प्रकार की वृद्धि हुई, और इसी प्रकार वृद्धि की भांति हानि भी लगाई जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार वृद्धि की भांति हानि भी लगाई जाती है। तो ये जो है वो, एज आई सेड, आई डिड नॉट वांट टू कवर दिस टॉपिक टुडे, क्योंकि ये थोड़ा अपना एडवांस लेवल का टॉपिक हो जाता है, बट जस्ट ये अपना क्वेश्चन आया था तो उसके लिए मैं जस्ट उत्तर देने के लिए ये सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें अगर ना समझ में आए कुछ तो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट ये कि अपने आगम में, ये शास्त्रों में ऐसा इसका उत्तर आता है कि हर एक द्रव्य की पर्याय जो है उसमें जो अर्थ पर्याय होती है, और यानी जो अपने द्रव्य पर्याय होती है और गुण पर्याय होती है। गुण पर्याय होती है, उसमें भी 2 प्रकार की पर्याय होती है, एक स्वाभाविक और एक वैभाविक। जो स्वाभाविक गुण पर्याय है उसकी बात चल रही है यहाँ पे। ये जो स्वाभाविक गुण पर्याय है, यहाँ पे जो है स्वभाव पर्याय है, उसमें स्वभाव पर्याय है, ठीक है, वो हर एक द्रव्य में पाई जाती है, और उसमें जो है वो अगुरु लघु गुण की वजह से षटगुणी हानि और वृद्धि होती रहती है, यानी 6 प्रकार की हानि और 6 प्रकार की वृद्धि होती रहती है। और ये 6 प्रकार की वृद्धि है वो कैसी है, वो अति सूक्ष्म है, इंद्रिय से अगोचर है। अति सूक्ष्म है, इंद्रिय से अगोचर है, यानी इंद्रिय से हम लोग उसको नहीं पकड़ सकते, लेकिन आगम प्रमाण से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इसको आगम से यानी केवल ज्ञानी के ज्ञान से हम उसको स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रिय में इसको ये पकड़ में नहीं आती है। और उसमें 6 प्रकार की जो वृद्धि है उसके भी यहाँ पे नाम दिए गए हैं, और उसी प्रकार 6 प्रकार की हानि होती है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन आया था, इसलिए आई जस्ट अपना एक टॉपिक था, तो इस संदर्भ में मैंने जस्ट इतना एक थोड़ा पॉइंट
कवर कर लिया। ये बहुत स्थूल रूप से मैं कवर कर रहा हूँ, इसमें ज्यादा हम लोग कभी डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है। हाँ पलक, आई थिंक पलक हैज अ क्वेश्चन। इफ एनीवन हैज अ क्वेश्चन यू आर फील फ्री टू आस्क, इफ आई कैन आंसर आई ट्राई टू। एज यू सेड, गुण गुण की भी पर्याय होती है। सो इन दैट कंटेक्स्ट आई अंडरस्टैंड ज्ञान गुण છે જેમ કે जीव का ज्ञान गुण है उसकी पर्याय होती रहती है, क्योंकि हमारे ज्ञान में हर एक समय में चेंजेस आते हैं। दैट इज नथिंग बट गुण की पर्याय। अभी मैं एग्जैक्टली, कुछ सोच रही हूँ, एक सेकंड के बाद कुछ सोचूंगी, उसके बाद कुछ और सोच रही हूँ, तो दैट इज द पर्याय ऑफ माई ज्ञान गुण, जो जीव का गुण है ज्ञान। वो समझ में आ रहा है, लेकिन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि फॉर एग्जाम्पल ले लो चीनी, पुद्गल। अब चीनी का गुण एक है जो मिठास है उसमें, फॉर एग्जाम्पल। तो मिठास मिठास तो कॉन्स्टेंटली उसमें रहती है, राइट? मतलब उसको कहीं किसी और चीज के साथ मिक्स कर लो तो उसकी पर्याय स्वभाव और अपने स्वभाव से शायद, चलो मतलब तीखा उसमें कुछ चीज मैं बना रही हूँ जिसमें चीनी के साथ साथ मैं चिली भी बहुत ज्यादा डालती हूँ, तो वो तीखा हो जाएगा। तो चीनी का गुण तो उसमें रहेगा, लेकिन उसको शायद, मैं समझ रही हूँ, मुझे नहीं पता सही डायरेक्शन में मैं सोच रही हूँ या नहीं, लेकिन हाउ डू आई नो कि गुण की पर्याय चेंज हुई है, उसमें जो स्वीटनेस है उसकी पर्याय चेंज हुई है? इज दैट समथिंग दैट वी कैन नॉट सी फ्रॉम आवर आईज? दैट्स व्हाट यू एक्सप्लेन, बट एक्चुअली होता है ऐसा क्या? यस एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एक्सप्लेन। सो यहाँ पे वही है कि ये जो है, क्योंकि पर्याय जो है ना, ये देखिए वैसे ही वापस आई एम जस्ट रिपीटिंग द सेम पॉइंट कि पर्याय का टॉपिक है ना, उसमें बहुत कुछ है। वो 2 घंटे का टॉपिक है, अभी हम लोग वो 2 घंटे का टॉपिक कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो ज्यादा डिटेल में जाए तो थोड़ा, ये नॉट दैट दीज क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड एग्जैक्टली द वे यू आर आस्किंग, बट उसको थोड़ा पर्याय का हमको ज्यादा एक थोड़ा ज्ञान होगा। बट अभी वो आज का हमारा विषय नहीं है और उसको हम कवर भी नहीं कर रहे हैं, और वो थोड़ा एडवांस लेवल का भी टॉपिक है। परंतु ये यहीं पे बताया कि उसकी 2 प्रकार की पर्याय होती है कोई भी द्रव्य की। एक है वो द्रव्य पर्याय और दूसरी है वो गुण पर्याय। गुण पर्याय जो है उसकी भी दो उसके 2 टाइप की गुण पर्याय होती है। एक स्वभाव, जो यहाँ पे अर्थ पर्याय लिखा है ना, अर्थ पर्याय नथिंग बट गुण पर्याय, उसका दूसरा नाम है। तो जो स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। अब जो स्वभाव अर्थ पर्याय है या स्वभाव गुण पर्याय है, उसमें हमेशा हर एक समय में उसकी पर्याय बदलती है। स्वभाव अर्थ पर्याय या स्वभाव गुण पर्याय वो क्यों बदलती है? क्योंकि उसमें एक अगुरु लघु नाम का एक गुण होता है हर एक द्रव्य में, और अगुरु लघु नाम का जो गुण होता है उसमें हर एक समय में षटगुणी हानि वृद्धि होती है। 6 प्रकार की हानि और 6 प्रकार की वृद्धि होती रहती है। और ये जो 6 प्रकार की हानि वृद्धि है वो कैसी है? वो ऐसी है कि वो अति सूक्ष्म है। यहाँ पे लिखा है अति सूक्ष्म है, अगोचर है, यानी अपने इंद्रिय से अगोचर है, यानी इंद्रिय से हम उसको नहीं पकड़ पाते हैं, और आगम प्रमाण से स्वीकार करने योग्य है। यानी आगम में आया आता है, आगम प्रमाण यानी केवल ज्ञानी के ज्ञान में ही आया है, तो उसके ज्ञान के आधारित हम उसको स्वीकार करें, क्योंकि हम अपने इंद्रिय से तो उसको पकड़ नहीं सकते, लेकिन केवल ज्ञानी के ज्ञान में ही आया है, बेसिस पर हम उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, आगम प्रमाण से स्वीकार करने योग्य। What you have said so far, Inathi, I understand that we cannot see or realize that it is changing, but it is happening. But you remember Hemant uncle ne bada, whenever we initially, very beginning when we went his place Songarh ने स्वाध्याय था तो he said ऐसा होता है कभी कि शुगर कभी मीठी नहीं रहेगी, kind of, you remember? तो आई मीन आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट देयर कि गुण एनो જે છે द्रव्य का जो गुण है स्वीटनेस, वो तो कांस्टेंट ही रहता है, राइट? मतलब उसमें कम मीठा हो जाएगा या ज्यादा मीठा हो जाएगा वो भी नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए शायद मैं समझ नहीं पा रही हूँ। उसमें देखिए, जो वहां पे जो टॉपिक चल रहा था अपना, वो जो शक्कर का गुण मीठापन है, तो ये समझाने के लिए समझाया था वहां पे कि मीठापन है वो शक्कर का गुण है, और हमने गुण की परिभाषा ये समझी, गुण जो है वो द्रव्य से कभी जुदा नहीं हो सकता है। यानी शक्कर जो है वो हमेशा मीठी ही रहेगी। शक्कर को आप मिर्ची के साथ भी डाल दो तो भी शक्कर का जो मीठापना है वो तो रहेगा ही रहेगा, वो शक्कर में जो मीठापना है वो तो रहेगा ही रहेगा। जैसे एक शक्कर का एक छोटा सा एक आपने पीस लिया और इतनी सारी मिर्ची का पाउडर है उसमें डाल दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि अभी मिर्ची के साथ मिल गई तो अभी शक्कर का मीठापना चला गया। तो ये गुण की अपेक्षा वहां पे बात चल रही थी कि गुण जो है वो द्रव्य में हमेशा ही रहेगा, और वो गुण को द्रव्य से जुदा नहीं किया जा सकता है। तो उसको समझाने के लिए ये उदाहरण दिया था कि जो शक्कर है उसका मीठापना है वो शक्कर का गुण है, और मीठापना जो है वो शक्कर में कभी उसमें से जुदा नहीं हो सकता है। अब लेकिन जो शक्कर का जो मीठापना जो गुण है
उसमें भी तारतम्यता होती है, तारतम्यता यानी वेरिएशंस होते हैं। अब वो उसको हम अभी आई डोंट वांट टू काइंड ऑफ मेक एन एग्जांपल कि उसमें मिठास कम ज्यादा होती है या नहीं वो सब, बट यहाँ पे जो लिखा है कि वो आगम प्रमाण जानना चाहिए कि उसमें ये षटगुणी हानि वृद्धि होती रहती है और वो हर एक समय होती है। अब उसको एक्सप्लेन करना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि ये बहुत अति सूक्ष्म चीज है, तो मैं भी उसको भी हाँ I नहीं can ठीक make है example, but I don't want to kind of miscommunicate in any way. So I don't want to make up an example, any examples here. Basically. हाँ वी कैन डिस्कस विद समबडी एल्स इवन, क्योंकि मुझे वही लगता है कि हेमंत भाई हर बार बोलते हैं कि उसमें से ऐसा हो जाएगा कि ये शुगर कल खा लो तो कम मीठी हो जाएगी, परसों खाया तो और ज्यादा हो जाएगी। एनीवेज आई जस्ट कट इट ऑफ, तब यू कैरी ऑन। हाँ ठीक है। ठीक है चलिए, अभी अपना ये टॉपिक जो ये पिछली बार एक क्वेश्चन आया था तो इसलिए ये बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी इसमें जो है दूसरी चीज ये है कि विभाव अर्थ पर्याय भी होती है, राइट। हमने जो है अभी स्वभाव अर्थ पर्याय को समझा, तो उसमें जो है एक विभाव अर्थ पर्याय भी होती है। अब विभाव अर्थ पर्याय क्या होती है, तो उसकी यहाँ पे परिभाषा ये है कि पर निमित्त के संबंध से जो अर्थ पर्याय हो उसे अर्थ पर्याय कहते हैं। ठीक है, उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। जैसे जीव में राग द्वेष आदि की पर्याय। ठीक है, अभी अपना जो क्वेश्चन था कि पर्याय को what factors influences the generation of the पर्याय, राइट। पिछली बार ये अपना प्रश्न आया था, तो इसके लिए मैं और एक ये पॉइंट यहाँ पे कवर कर रहा हूं। अभी जो हमने जो षटगुणी हानि वृद्धि की बात कही ना, वो जो है वो स्वभाव अर्थ पर्याय की बात कही। अब दूसरी प्रकार की पर्याय है विभाव अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय की भी दो भाग है, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। तो विभाव अर्थ पर्याय की क्या परिभाषा दी है? विभाव अर्थ पर्याय की परिभाषा है कि पर निमित्त के संबंध से जो अर्थ पर्याय हो उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। ठीक है, पर निमित्त के संबंध से यानी पर निमित्त की वजह से जो अर्थ पर्याय उत्पन्न होती है हमारे में, यानी कोई भी द्रव्य में, उससे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। ठीक है, और उसका उदाहरण यहाँ पे दिया है कि राग द्वेष आदि पर्याय। ठीक है, तो राग और द्वेष जीव का गुण, राग और द्वेष जो है वो जीव का गुण नहीं है। ठीक है, जीव का गुण तो ज्ञान है, ज्ञान दर्शन और दूसरे अन्य गुण है वो जीव के गुण है, परंतु राग और द्वेष जो है वो हमारे में उत्पन्न होते हैं। तो राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। राग यानी हमको कुछ अच्छा लगता है, उसको हम राग कहते हैं, और द्वेष यानी कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगती है, वी डिसलाइक समथिंग, उसे हम द्वेष कहते हैं। ठीक है, तो जो राग और द्वेष उत्पन्न होता है वो जीव का गुण नहीं है, परंतु जीव में उत्पन्न होती है। तो वो क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि वो पर निमित्त के वजह से होती है, पर निमित्त की वजह से। यानी मैंने यहाँ पे एक्चुअली निमित्त यहाँ पे दो प्रकार से समझाया जा सकता है। जैसे मैंने आइसक्रीम देखा या सपोज मैंने एक चॉकलेट देखी, ठीक है, और ये चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे में वो चॉकलेट के लिए वो राग उत्पन्न हुआ। ठीक है, वो चॉकलेट के लिए मुझे राग उत्पन्न हुआ कि मुझे ये चॉकलेट बहुत ही अच्छी लगती है, तो मुझे ये चॉकलेट का राग हुआ। ठीक है, और राग जो है वो भी एक ज्ञान गुण की एक पर्याय है, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे ये ऐसा ज्ञान में ये प्रतीत होता है कि मुझे ये वस्तु अच्छी लगती है या ये वस्तु अच्छी है, ऐसा मेरे ज्ञान गुण में ऐसा प्रतीत होता है, राइट। तो ये किस वजह से ये उत्पन्न हुआ है ऐसा ज्ञान का गुण? क्योंकि पर निमित्त की वजह से। पर निमित्त यानी यहाँ पे मैंने चॉकलेट देखी और वो चॉकलेट मैंने जब भूतकाल में खाई होगी तो मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगा होगा, तो उसकी वजह से अभी मेरे ज्ञान गुण की पर्याय में ये ऐसा राग उत्पन्न हुआ कि ये चॉकलेट अच्छी है, राइट। तो ये ज्ञान गुण की पर्याय में ये ज्ञान गुण का भी ऐसा परिणमन हुआ, ऐसी पर्याय उत्पन्न हुई और वो पर निमित्त से हुई। ठीक है, यहाँ पे एक पर निमित्त मैंने बताया ना दो प्रकार से समझाया जाता है, तो यहाँ पे चॉकलेट है वो पर निमित्त हुई और उसकी वजह से मैं जो जीव द्रव्य, चॉकलेट है वो पुद्गल द्रव्य है और मैं जीव द्रव्य हूँ, लेकिन मेरी ज्ञान की गुण की पर्याय वो पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से उत्पन्न हुई, राइट। उसमें निमित्त बना पुद्गल द्रव्य, पर्याय तो करता तो मैं ही हूँ एंड ऑफ द डे, लेकिन वो चॉकलेट है वो उसका निमित्त बना, पुद्गल है वो उसका निमित्त बना। तो इसके लिए ये पर निमित्त के वजह से ये मेरी ज्ञान की उनकी पर्याय ऐसी उत्पन्न हुई, राइट। वो निमित्त हुआ, उसमें उपादान नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो ये समझा। तो यहाँ पे पर निमित्त से भी अपनी पर्याय जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, तो अपना अभी जो अगेन कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, अपना मेन क्वेश्चन था कि व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द जनरेशन ऑफ न्यू पर्याय इन द्रव्य,
राइट, द्रव्य में जो नई पर्याय उत्पन्न होती है उसका कर्ता कौन है, ये अपना प्रश्न था। तो इसका जो हमने जितना भी अभी समझा, हमने जो स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय, ये दोनों का हमने उदाहरण लिया। तो ये स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय, इसका जो हमारा कंक्लूजन ये है कि हर एक द्रव्य उसकी पर्याय का कर्ता है। ठीक है, हर प्रकार की पर्याय का कर्ता तो द्रव्य ही है, ये पहले समझना है। ठीक है, परंतु पर द्रव्य एक द्रव्य की पर्याय के उत्पन्न में निमित्त बन सकता है। देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ पर्याय विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर द्रव्य। इन्फ्लुएंस में उसमें निमित्त बनता है, उपादान नहीं, निमित्त ही बनता है। तो पर द्रव्य जो है वो दूसरे द्रव्य की पर्याय में निमित्त बन सकता है, लेकिन पर्याय का कर्ता तो वो द्रव्य खुद है। ठीक है, ये एक अपना एडवांस लेवल का टॉपिक है। हम लोग एक्चुअली अभी थोड़ा बेसिक लेवल पे चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये प्रश्न आया था पिछली बार, तो यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, अगर इसमें जितना समझ में आया अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन मत लेना, ये सब एडवांस लेवल के टॉपिक है। ये जब लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं भी आया तो ऐसा नहीं कि हमारा समय यहाँ पे व्यर्थ हो गया, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट अगर हम पहली बार भी सुनेंगे, भले समझेंगे नहीं लेकिन सुनेंगे, तो ये सब चीजें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठेगी, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बैठेगी। और जब हम ये शास्त्रों का स्वाध्याय और अध्ययन आगे करेंगे आगे जाके, तो ये जो चीजें है तब बाद में समझ में आएगी। अच्छा, मैंने 1 साल पहले ये सुना था, अभी मुझे दिमाग में चमक रहा है कि हाँ ये 1 साल बाद अभी समझ में आ रहा है कि हाँ ये हमने सुना था, तो अभी ये ऑल दीज थिंग्स आर मेकिंग सेंस, वी आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। ठीक है, तो ये ऐसा होगा। तो नहीं भी समझ में आया तो घबराना मत, ये थोड़ा हम एक्चुअली एडवांस लेवल के टॉपिक पे चले गए, मेरा इच्छा नहीं थी जाने की, बट ये सब प्रश्न आए थे तो मैं सोचा कि ठीक है इसके संदर्भ में थोड़ा हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो एनी क्वेश्चंस बिफोर वी मूव फॉरवर्ड? किसी को कोई प्रश्न है? किसी को? अच्छा ठीक है, आई वांट टू जस्ट टेक अ पॉज ओवर हियर। अभी जस्ट आई वांट टू टेक अ क्विक फीडबैक। अमर, जीनल, प्रियेश, वंदना, किंजल बेन, बाकी भी सब लोग हैं, स्वाति जी थे आई थिंक, हाँ अभी भी है। तो किसी को ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है, या लग रहा है कि ठीक है नहीं ये इंटरेस्टिंग है, या ऐसा लग रहा है कि ये सब ऊपर से जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? आई जस्ट वांट टू टेक अ फीडबैक, सो आगे के सेशंस में आई कैन प्लान द लेवल अकॉर्डिंगली। तो आई जस्ट वांटेड टू टेक अ फीडबैक। किसी को भी कोई फीडबैक शेयर करना है तो कर सकता है। Kalpesh bhai, I think I have one request, I think from my end. I don't know about others, but जैसे आपने सोने का एग्जाम्पल दिया, I think if you give more examples, probably it will sink in more in my head. I Sure, think sure. so. ठीक है, so more examples. Okay, that definitely I will do. ठीक है, और Yeah, Kalpesh bhai, this is Vishal here. So, yeah, I think that the topics are definitely advanced. I mean, and maybe because I missed for a session, मैंने miss किए थे इसलिए। लेकिन आई थिंक चैलेंज ये है कि लैंग्वेज में जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो वर्ड्स पहली बार हम सुन रहे हैं, तो इट बिकम्स हार्डर टू कॉम्प्रीहेंड कि उसका मीनिंग क्या होता है। मतलब आप उसका स्टोरी बता रहे हैं तो समझ आता है, लेकिन व्हेन यू यूज दोस वर्ड्स व्हिच आर इन द आगम, व्हिच एब्सोल्युटली हमें समझना है, उसका पहले डेफिनेशन हमें पता हो, तो देन इट विल बी इजियर कि आप जो समझा रहे हैं, देन इट अब्सॉर्ब बेटर, आई थिंक। हाँ ठीक है, ठीक है, okay, the feedback is, And that may be that there's a dictionary that we have to read beforehand. And you said in today's session, you know, if there are topics about like Vaibhav and stuff like that, like what does that mean? Actual meaning क्या है उस word का, वो थोड़ा समझ में आ जाए, then we can easily follow along. Okay, sure. So basically विशाल भाई, इसमें एक्चुअली दो चीजें हुई है कि एक तो है ना, आई थिंक जो आपका लास्ट टाइम का जो सेशन है वो मिस हुआ था अनफॉर्चुनेटली। तो उसमें एक्चुअली हमने वो द्रव्य गुण पर्याय, उत्पाद व्यय, द्रव्य और ये सब जो है परिभाषा हमने एक्चुअली लास्ट टाइम की थी, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो लिंक आपका नहीं रहा, और वो एक चीज हुई। दूसरी चीज ये है कि आज का जो सेशन जो हमने जो थोड़े जैसे अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय और फिर उसके जो उसके भेद है, वो सब जो है वो एक्चुअली अपना मेन नहीं था। और आई नो कि वो एडवांस टॉपिक था, तो उसमें एक्चुअली वो 2 घंटे का टॉपिक है, बट बिकॉज अभी वी डू नॉट वांट टू गो इनटू दैट एडवांस टॉपिक टुडे एटलीस्ट, तो इससे हमने वो, मैंने क्या है कि जो अपना जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड ही मैंने उसको एक स्थूल रूप से समझने की प्रयत्न की। बट ये जो टॉपिक था वो
वो बेसिकली वो इट वाज ऑफ टॉपिक या तो साइड टॉपिक था, बट आई थिंक आगे जाके आई थिंक यू विल नॉट हैव दैट चैलेंजेस। बट कभी ऐसा हो भी, ठीक है, कभी आपको जैसे ना भी पता चले तो यू कैन ऑलवेज आस्क दैट क्वेश्चन। जैसे पिछली बार जब अपना सेशन था तो हमने ये वर्ड यूज किया था निमित्त, तो उसमें रोशनी ने पूछा था कि निमित्त का अर्थ क्या होता है, तो फिर हमने उसका थोड़ा एक एक्सप्लेनेशन लिया था। सो अगर आपको ना भी समझ में आए, ऑलवेज फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस, ठीक है। तो विल ट्राई अवर बेस्ट टू आंसर दोस क्वेश्चंस और एक्सप्लेन दीज टर्म्स, पर्टिकुलरली दीज टर्म्स। आस्क क्वेश्चंस इन द सेंस कि ये टर्म क्या है, इसका क्या मतलब हुआ, तो अगर आप पूछ सकते हैं, जैसे प्रिय से बताया आप इसके पर्याय को एक बार समझा दो, पर्याय क्या होती है, तो हमने ये समझाया था। तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, कोई भी शब्द ना समझ में आए, ऑलवेज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। तो विल ट्राई अवर बेस्ट टू एक्सप्लेन। Thank you. ठीक है, या नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, आज का एक्चुअली अभी टॉपिक अभी तक थोड़ा हैवी हो चुका है, और आगे का जो टॉपिक है वो भी थोड़ा हैवी है। सो हम लोग चलो एक काम करते हैं, पहले ये 6 द्रव्य जो है उसका एक हम लोग एक समरी पढ़ लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि आई थिंक इफ यू वांट टू नॉट जंप ऑन टू द नेक्स्ट मेन टॉपिक फॉर टुडे, एक्चुअली जो आज का जो मेरा मेन टॉपिक था वो तो हमने अभी तक शुरू ही नहीं किया है, तो वो तो अभी हम लोग वहां पे आ ही नहीं है। बट ठीक है, अगर ये आज का टॉपिक अगर हैवी हो गया है ना अभी तक, और इफ यू वांट टू जस्ट टेक अ ब्रेक, तो हम लोग क्या करेंगे कि विल गो टू सम लाइट टॉपिक, एक छोटे से सिंपल से एक टॉपिक पे हम लोग चले जाएंगे। या तो विल जस्ट कवर सम वेरी बेसिक क्वेश्चन, तो एक थोड़ा मजा आएगा, विल गेट सम वेरिएशन, ठीक है। तो हम लोग बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, आई जस्ट वांटेड टू समराइज द टॉपिक ऑफ दिस द्रव्य गुण पर्याय, ठीक है। सो यहाँ पे एक इसकी एक समरी है, यहाँ पे एक बेसिकली मेरे पास है, तो उसको मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो हमने अब तक जो है पिछले सेशन में और आज के सेशन में अब तक हमने जो एक समरी है वो ये समरी कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हमने क्या जाना कि द्रव्य का लक्षण अस्तित्व है, यानी सत जो है वो द्रव्य का लक्षण है, ठीक है। सत जो है वो द्रव्य का लक्षण है, और सत यानी उत्पाद, व्यय और द्रव्य। द्रव्य में उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये तीनों चीज पाई जाती है। उत्पाद और व्यय जो है वो पर्याय का होता है, और द्रव्य जो है यानी जो कॉन्स्टेंसी जो है वो द्रव्य में होती है, ठीक है। तो वो बेसिकली फर्स्ट एक पॉइंट है कि द्रव्य का लक्षण सत है, और सत यानी उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ठीक है। फिर सत यानी सत इज नॉट उत्पाद, व्यय, द्रव्य। सत का मतलब होता है एक्चुअली अस्तित्व, बट वो उत्पाद, व्यय और द्रव्य युक्त है, ठीक है। तो उसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य होता है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है कि और इसी को अगर दूसरे शब्द में कहे तो कि सत का लक्षण यह है कि त्रिकाल कायम रहकर प्रत्येक समय में जूनी अवस्था को दूर कर नई अवस्था उत्पन्न होती है, राइट। तो हर एक समय में उसकी पुरानी अवस्था यानी पुरानी पर्याय चली जाती है, और नई पर्याय या नई अवस्था उत्पन्न होती है। तो वो अपना दूसरा पॉइंट था। फिर तीसरा पॉइंट है द्रव्य अपने गुण और अस्तित्व वाला होता है, ठीक है। द्रव्य जो है वो गुण से युक्त होता है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, हमने ये भी पढ़ा था राइट लास्ट टाइम। तो गुण जो है, द्रव्य जो है वो गुण वाला होता है, और गुण और अवस्था वाला होता है, सॉरी नॉट अस्तित्व, आई मीन टू से द्रव्य अपने गुण और अवस्था वाला होता है, यानी द्रव्य जो है उसमें गुण भी होते हैं और पर्याय भी होते हैं। गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं और गुण में गुण नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने पॉइंट समझा था कि गुण जो है वो द्रव्य के आश्रित रहते हैं, और गुण के और कोई गुण नहीं होते, ठीक है, या गुण में और कोई गुण नहीं रहते, ठीक है। वह नीच का जो स्वभाव है उस स्वभाव से परिणमता है, ठीक है। तो ये जो द्रव्य में जो परिणमन होता है वो उसका स्वभाव है, उसका और कोई द्रव्य उसका कर्ता नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम अगर कोई द्रव्य को पहले द्रव्य के परिणमन का कर्ता मान ले, तो फिर ये हो जाएगा कि उसमें ये धारणा से बहुत सारे दोष उत्पन्न होते हैं। क्योंकि ये फिर ये हो जाएगा कि पहला द्रव्य अगर नहीं रहा उसको करने के लिए, तो दूसरा द्रव्य पहले द्रव्य की पर्याय को बदलने के लिए नहीं रहा, तो फिर पहले द्रव्य की पर्याय बदलना ही बंद हो जाएगा। अगर हम दूसरे द्रव्य को पहले द्रव्य का कर्ता माने, तो पहले द्रव्य की पर्याय का कर्ता माने, तो ये दोष उत्पन्न होता है। क्योंकि अगर दूसरा द्रव्य अभी है तो पहले द्रव्य की पर्याय बदल रही है। अगर हम ऐसा माने कि जो दूसरा द्रव्य है वो पहले द्रव्य की पर्याय को बदलने में उसका बेसिकली कर्ता है, तो अभी वो पहला द्रव्य जो दूसरा द्रव्य है वो अगर चला गया, या तो वो उसका पर्याय बदलना बंद कर देगा पहले द्रव्य का,
तो क्या होगा कि पहले द्रव्य जो है उसकी तो पर्याय बदलना ही बंद हो जाएगी। तो लेकिन कभी ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि पर्याय हमेशा बदलती है। तो इसीलिए दूसरा द्रव्य जो है वो पहले द्रव्य की पर्याय का कर्ता नहीं है। हाँ, उसमें निमित्त बन सकता है। निमित्त यानी ऐसा दिख सकता है कि उस दूसरे द्रव्य की वजह से पहले द्रव्य की पर्याय हो रही है, परंतु निश्चय से द्रव्य की पर्याय का जो कर्ता है वो खुद वो स्वयं वही द्रव्य है। दूसरा द्रव्य पहले द्रव्य की पर्याय का कर्ता नहीं। ठीक है, ये जो कथन है वो बहुत ही मार्मिक है, इसका बहुत ज्यादा डिटेल में हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे किसी ने धक्का मारा, मैं गिर गया, मुझे चोट लगी, मुझे खून निकलने लगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि ये जो दूसरा जीव द्रव्य है, किसी ने धक्का मारा, वो अलग जीव द्रव्य है, मैं एक अलग जीव द्रव्य हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसने मुझे धक्का मारा और उसकी वजह से मुझे खून निकलने लगा। लेकिन वो एक्चुअली जो वो मेरी जो पर्याय कवि है उसका कर्ता स्वयं मैं ही हूँ। ये हमने जो पिछली बार निमित्त और उपादान का जब कॉन्सेप्ट समझा था थोड़ा, तो उसमें हमने थोड़ा इसको हमने लिया था। तो ये निमित्त और उपादान का कॉन्सेप्ट और ये कर्ता कर्म का कॉन्सेप्ट है, वो भी इट्स बेसिकली कोरिलेटेड। ठीक है, तो ऐसा है। तो यहाँ पे दिखता यह है कि दूसरे द्रव्य ने किया, तो ऐसा हो सकता है, कहने के लिए हम कह सकते हैं कि उसके वो दूसरा द्रव्य है वो निमित्त बना, किसी ने मुझे धक्का मारा और मैं गिर गया और मुझे खून निकलने लगा, बट परंतु वो एक्चुअली जो है वो मैं द्रव्य मेरी उसकी उपादान योग्यता से उसका एक्चुअली ये परिणाम हुआ है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली बहुत ही एक अपना महासिद्धांत है। बट अभी इसको भी अगर हम उसको पहली बार समझ रहे हैं और उसको अगर ना समझ में दिमाग में ना बैठे तो उसको कोई टेंशन मत लेना, ये धीरे धीरे ये सब कॉन्सेप्ट आगे जाके समझ में आएंगे। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है द्रव्य के बारे में, ये बता रहा है कि द्रव्य के निज स्वभाव का नाश नहीं होता, इसलिए नित्य है, और परिणमन करता है इसलिए अनित्य है। तो कोई पूछेगा कि द्रव्य नित्य है या अनित्य है, तो पर्याय की अपेक्षा द्रव्य अनित्य है, यानी इट इज टेम्पररी। द्रव्य अनित्य यानी टेम्पररी। तो पर्याय की अपेक्षा, इफ यू आर टॉकिंग फ्रॉम द पर्याय स्टैंड पॉइंट, द द्रव्य इज टेम्पररी। वाई? बिकॉज द पर्याय ऑफ द द्रव्य इज टेम्पररी। पर्याय जो है वो हमेशा बदलती रहती है, ऐसा नहीं है कि एक ही पर्याय कंटिन्यूसली रहने वाली है द्रव्य में, राइट? तो पर्याय की अपेक्षा द्रव्य अनित्य है, परंतु अपने गुण की अपेक्षा, अपने स्वभाव की अपेक्षा जो द्रव्य है वो नित्य है, यानी परमानेंट है, राइट? जैसे मैं जीव द्रव्य हूं और मेरे में ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण है वो मेरा परमानेंट गुण है, वो कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा कोई ना भविष्य भूतकाल में ऐसा हुआ है और ना भविष्य काल में ऐसा होगा कि कभी भी एक समय आएगा जब मेरे में ज्ञान गुण ना हो, ऐसा कभी भी नहीं आएगा, नॉट इवन वन सिंगल समय। ठीक है, कभी एक ऐसा समय नहीं आएगा जिसमें मेरे में ज्ञान गुण ना हो। ज्ञान गुण जो है वो हमेशा मेरे में रहेगा, पहले भी था और हमेशा रहेगा। भले मैं मोक्ष में चला जाऊं, मैं संसार में रहूं, संसारी अवस्था में रहूं, मैं भले एक इंद्र में चला जाऊं, मैं चारों गतियों में कोई भी गतियों में चला जाऊं, नो मैटर व्हाट हैपेंस, मेरे में जो ज्ञान गुण है जो मेरे द्रव्य में है वो मेरे में हमेशा रहने वाला है। ठीक है, तो ये अपना जो है वो बेसिकली इट्स अ समरी ऑफ बेसिकली द्रव्य, राइट? तो द्रव्य के बारे में और गुण के बारे में मैंने जितना समझा ये उसकी एक्चुअली समरी है। ठीक है, अभी अपना जो आज का जो मेन टॉपिक था वो एक्चुअली मैं ये बोलने आ रहा था कि सामान्य गुण। ठीक है, तो सामान्य गुण जो है वो अपना एक्चुअली मेन टॉपिक था, और उसमें सामान्य गुण जो है उसमें 6 प्रकार के सामान्य गुण होते हैं। एक्चुअली 6 प्रकार के नहीं, जो सामान्य गुण होते हैं वो एक्चुअली अनंत प्रकार के होते हैं वैसे, लेकिन उसमें जो मुख्य जो 6 प्रकार है उसका निरूपण अपने शास्त्र में आता है। ठीक है, तो ये जो सामान्य गुण है वो अपना एक्चुअली मेन टॉपिक था, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये थोड़ा डिटेल टॉपिक भी है बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो ये जो है वो जानने से हमारे लिए हमको बहुत लाभ होगा। ठीक है, और ये भी बहुत डिटेल में भी इसको जा सकते हैं ये टॉपिक में, और कम डिटेल में भी जा सकते हैं, बट मैं नेक्स्ट टाइम ये करूंगा कि वी विल गो इन लिटिल बिट लाइक मीडियम डिटेल, हम इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, बिकॉज आई थिंक अपना सबका इनिशियल लेवल है। हाँ, अगर सबको अगर इंटरेस्ट हो तो आई एम ओके टू गो इन मोर डिटेल, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट आई जस्ट वांट टू लाइक एंश्योर दैट जो भी हम लोग सीखे वो सब हम डाइजेस्ट कर पाए, राइट? वी आर एबल टू गेन ऑल दोस थिंग्स। ऐसा ना हो कि फिर वो ज्यादा थियोरेटिकल हो जाए और फिर हमको समझने में दिक्कत हो इनिशियली। ठीक है, तो वो जो है वो एक्चुअली अपना आज का मेन टॉपिक था, बट व्हाट वी डू इज इसको हम नेक्स्ट टाइम लेंगे, बिकॉज आज अपना इसी में काफी टाइम चला गया एंड वी हैव स्पेंट लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस। तो अभी क्या करेंगे, अभी हमारे पास अभी भी समय है,
सो हम लेट्स टॉक अबाउट वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है। सो जस्ट फॉर द दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लेते हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम द्रव्य गुण पर्याय से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और अभी एक वील शिफ्ट गियर्स एंड वील गो टू अ डिफरेंट टॉपिक फॉर नाउ। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमने ये पहले एक बार पूछा था एक अपना जो तत्व चर्चा के में, कि आज तक कितने जीव मोक्ष में गए। तो किसी ने उसका आंसर भी दिया था। तो एक्सेप्ट फॉर पलक, आई वांट टू सी हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन और हु वांट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। आज तक कितने जीव मोक्ष में गए हैं? आज अनंत। तक अनंत, या अनंत जीव मोक्ष में गए हैं, ठीक है। ओके, दैट आंसर इज करेक्ट। अभी ये अनंत जीव जो है, अगर हमें देखना है कि इतने अनंत जीव कहाँ पे है, अगर हमको आजू बाजू दिखना है तो कितने एरिया में इतने अनंत जीव हमको दिख सकते हैं, राइट। सो मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूँ कि आज तक अनंत जीव मोक्ष में गए, ठीक है। ये बात सही है, क्योंकि जैनिज्म में अपने 3 संख्या आती है, राइट, संख्यात, असंख्यात और अनंत। अभी इसके भी अलग अलग जो है वो भेद आते हैं, अपने वो कर्ण योग का टॉपिक है, अभी उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं। बट अनंत इज वेरी 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 ह्यूज नंबर, ठीक है। तो अब अनंत जीव मोक्ष में गए, क्योंकि हर 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मोक्ष में जाते हैं, ये नियम है। तो ये तो अनादिकाल से ये संसार है, और अनादिकाल से संसार होने की वजह से हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष में जाता है। तो आज तक अनंत जीव मोक्ष गए। अभी क्वेश्चन ये आता है कि जितने अनंत जीव जो मोक्ष में गए हैं, वो हमारे आजू बाजू अगर हम देखना चाहे या आजू बाजू अगर देखे, तो ये इतने अनंत जीव कहाँ पे हमको मिलेंगे, ये अपना क्वेश्चन है। इतने अनंत जीव कहाँ पे मौजूद हो सकते हैं या कहाँ पे मौजूद है? सिद्धशिला में है ना विराजमान? हाँ, नहीं, सिद्धशिला में तो है, वो तो है। मैं बोल रहा हूँ अपने आजू बाजू, यानी आपके घर में या आपके आजू बाजू या आपके या लाइक जहाँ पे रहते हो, ऐसे वो एरिया में आजू बाजू में आपको इतने अनंत जीव क्या पाए जा सकते हैं? इतने अनंत जीव जितने मोक्ष में गए, उतने अनंत जीव क्या आजू बाजू में रहेंगे? हो सकता है। और अगर है तो कहाँ पे पाए जा सकते हैं? जो जीव मोक्ष गए आप उनकी बात पूछ रहे हैं या फिर जनरली जीव? संख्या की अपेक्षा पूछ रहा हूँ, संख्या की अपेक्षा। जितने अनंत जीव, उतनी संख्या के जीव अपने आजू बाजू कहाँ पाए जाते हैं? तो आप जो बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि जो सिद्ध चले गए वो तो सिद्ध चिल्लाते हैं, वो तो आजू बाजू नहीं रहेंगे। मैं संख्या की अपेक्षा ये करता हूँ कि जितनी संख्या में जीव आज तक मोक्ष में गए हैं, उतनी संख्या के जीव, दोस्त क्वांटिटी ऑफ जीव अपने आजू बाजू में कहीं हो सकता है, कहीं पाए जा सकता है, और अगर होते तो कहाँ पे पाए जाते हैं? हाँ, हर जगह, सब जगह बहुत अनंत जीव हैं। हाँ, हर जगह अनंत जीव है, ठीक है। तो दैट इज आलू के ऊपर ऐसा सुना था कि सुई की नोक के बराबर जगह में अनंत जीव होते हैं। लाइक दिस एन एग्जांपल कि भाई ये पूरा लोकालोक ठसाठस भरा हुआ है जीवों से, और गिनती तो है नहीं किसी की भी। तो आपका सवाल शायद समझ नहीं पा रहा हूँ मैं और ये का दोनों, बट हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने जो संभव का आंसर दिया ना, that is where I was going basically. So I'll get to that. Palak, I think Palak wants to say something. એટલે निगोद में जो जीव होते हैं, अनंत जीव होते हैं उसमें, हाँ, वो निगोद में पाए जाते हैं अपने आजू बाजू में। जैसे निगोद मतलब नथिंग बट वही जो कंदमूल में, जो संभव ने बताया, संभव भाई ने बताया, वैसे ही। हाँ, ठीक है, सही बात है, ठीक है। तो इसका आंसर तो चलो मैं अभी क्वेश्चन भी रिपीट करता हूँ और फिर आंसर भी क्लैरिफाई करता हूँ, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन ये था, हम जो है वो संख्या की अपेक्षा ये प्रश्न पूछ रहे थे, ठीक है, क्योंकि आज तक अनंत जीव सिद्धशिला में गए, आज तक अनंत जीव मोक्ष में गए, ठीक है। अब इतने अनंत जीव, इतनी संख्या वाले जीव हमारे आजू बाजू कहीं पे है क्या? तो उसका आंसर है कि एक निगोद के अनंत भाग में, एक निगोद के अनंत में भाग में, एक निगोद में नहीं कहा, एक निगोद के भी अनंत में भाग में जितने जीव है, उतने ही जीव आज तक मोक्ष गए, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना। एक निगोद के अनंत में भाग में जितने जीव हैं,
आलू में कितने निगोद है? असंख्य निगोद के शरीर है। ठीक है, एक आलू में असंख्य निगोद के शरीर है। आलू ये नहीं, बेसिकली जमीकंद, बेसिकली हम कोई भी जमीकंद, या तो जिसको हम गुजराती में कंदमूल कहते हैं। ठीक है, तो जो भी जमीकंद है, जमीकंद के एक जमीकंद में असंख्य निगोद के जीव है, निगोद के शरीर रहता है, और एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। तो एक निगोद का जो शरीर है, एक निगोद है, उसके एक निगोद के अनंत भाग में, यानी एक निगोद वो बहुत ही सूक्ष्म होता है। ठीक है, उसके आप अनंत भाग करो, यानी एक उसको आप अलग अलग पीसेस करते जाओगे, कल्पना करनी है, क्योंकि फिजिकली तो हम कर नहीं सकते हैं, तो कल्पना करनी है, तो उसको आप एक निगोद जो है उसके आप असंख्य पीसेस करोगे। 100 पीसेस, एक निगोद के 100 टुकड़े कर दिए, 1000 टुकड़े कर दिए, 10 करोड़ टुकड़े कर दिए, अनंत टुकड़े कर दिए। ठीक है, अनंत टुकड़े कर दिए, तो वो अनंत का जो अनंत टुकड़े है उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा लिया, यानी एक निगोद का जो अनंतमय भाग है वो एक टुकड़ा लिया। ठीक है, उसमें जितने जीव है उतने जीव की संख्या के जीव आज तक मोक्ष में गए हैं। ठीक है, यानी एक निगोद के अनंत भाग में कितने जीव है? अनंत जीव है। एक निगोद के अनंत में भाग में भी अनंत जीव है, और एक निगोद के अनंत भाग में जितने जीव है उतने जीव आज तक मोक्ष में गए। ठीक है, अब प्रश्न ये आता है कि अभी इसको मैं और एक एग्जांपल से समझाऊंगा। सबको एग्जांपल अच्छा लगता है, तो मैं उसको एक एग्जांपल से समझाने की प्रयत्न करूंगा। वो काल्पनिक एग्जांपल रहेगा, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यूजिंग दैट एग्जांपल। तो अभी पहले, बिफोर आई गो टू दैट एग्जांपल, आपने पूछा कि निगोद क्या होता है। अब ठीक है, निगोद का जो टॉपिक है वो वापस एक डिटेल टॉपिक है, बट वो टूल्स और रूप्स हम उसको समझेंगे। सो बेसिकली जो इस संसार में दो प्रकार के, नॉट दो प्रकार के, इस संसार में ऐसे जीव होते हैं, वो निगोद के जीव होते हैं, वो एक निगोद के जीव के एक प्रकार है। ठीक है, तो निगोद के जीव और हम भी जीव है, निगोद में भी जीव है, तो निगोद के जीव और हम में क्या फर्क है, राइट? तो थोड़ा एक बेसिक लेवल पे समझा रहा हूं, तो समझने में इजी होगा। ज्यादा डिटेल में अभी एक्चुअली टाइम भी नहीं रहेगा, तो उतना डिटेल में हम लोग शायद जा नहीं पाए। लेकिन निगोद जो है वो बेसिकली एक जीव की अवस्था है, राइट? तो जैसे हम मनुष्य गति में है, कुत्ता है वो तीरेंज गति में है, वो कुत्ते की अवस्था में है, तो वैसे ही निगोद के जीव होते हैं। ठीक है, वो निगोद के जीव और जो हम जैसे जीव है उसमें क्या फर्क है, मुख्य क्या फर्क है? तो निगोद जो है, हम लोग जो है वो प्रत्येक जीव है, और वो है वो साधारण जीव है। साधारण यानी कॉमन यानी किस अपेक्षा से कॉमन कहा? कॉमन यानी शरीर की अपेक्षा से कॉमन कहा। सो निगोद बेसिकली ऐसी अवस्था है जहां पे एक ही शरीर होता है, लेकिन एक शरीर के अंदर अनंत जीव होते हैं, अनंत। ठीक है, तो द सोल्स शेयर अ कॉमन बॉडी। जैसे मैं हूं तो मेरा एक ही शरीर है, और इस शरीर में मैं अकेला एक जीव हूँ। हाँ, वो उसमें मेरे शरीर में एक इंद्र के जीव उत्पन्न होते हैं, वो सब अलग बात है, बट ओवरऑल अगर अपनी स्थूल रूप से बात करें तो बेसिकली मैं एम द ओनली वन जीव, राइट? ऐसा नहीं है कि मेरे शरीर में 3-4 मनुष्य घुस गए या 3-4 मनुष्य की आत्मा है, ऐसा नहीं है, राइट? मेरा जो शरीर है उसमें मैं सिर्फ एक ही जीव हूँ, आपके शरीर में आप एक ही जीव हो, राइट? इस उपेक्षा से बात करें तो आपके अंदर बैक्टीरिया अगर ये सब है वो अलग बात है, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। बट अगर स्थूल रूप से समझे तो आप एक शरीर में एक ही जीव हो। लेकिन जो निगोद जो है वो कैसा है कि उसमें जो एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। ठीक है, एक शरीर में अनंत जीव होता है, सो देयर आर बेसिकली दे शेयर अ कॉमन बॉडी। ठीक है, तो ये होता है, तो दैट इज वन थिंग निगोद का। दूसरा क्या बोला कि निगोद के जो जीव है उसका एक इंद्रिय वाले होते हैं। निगोद के जीव एक इंद्रिय वाले होते हैं, यानी उसमें सिर्फ स्पर्श इंद्रिय होती है, राइट? एक इंद्रिय जीव बेसिकली स्पर्श इंद्रिय होती है, यानी उसमें सिर्फ सेंस ऑफ टच होता है। बाकी की जो 4 इंद्रिय होती है, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ विजन और सेंस ऑफ हियरिंग, ये जो बाकी की जो 4 इंद्रिय है वो निगोद के जीव में नहीं होती है। सिर्फ एक इंद्रिय वाले जीव होते हैं निगोद के जीव, स्पर्श इंद्रिय ही होती है उसमें। ठीक है, दे ओनली हैव द सेंस ऑफ टच। तीसरी चीज, निगोद के जीव है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है, और उनका जो आयुष्य है वो बहुत कम होता है।
उनका जो आयुष्य है वो अंतर्मुहूर्त का होता है, यानी अंतर्मुहूर्त इज बेसिकली लेस देन 48 मिनट्स। ठीक है, उसमें जो सूक्ष्म जो होता है, यानी जो बहुत ही अपना जिसका आयुष्य बहुत ही कम रहता है, जो मिनिमम आयुष्य होता है, वो कितना होता है, एक सांस में 78 बार। राइट, अपना छह डाला में आता है कि एक सांस में 78 बार जन्मियो मरियो भयो दुख भार। राइट, तो जो बेसिकली ऐसे भी टाइप के जीव होते हैं जिसका आयुष्य कितना होता है कि एक सांस में 18 बार, 8-10 बार, यानी 8-10 यानी 18 बार उसका जन्म मरण होता है एक सांस में। यानी एक सांस किसकी, हमारी सांस। तो हमारी सांस जो लेते हैं और रखते हैं वो ऑलमोस्ट 2 या 3 सेकंड की आई थिंक होती है। राइट, तो 3 सेकंड में वो निगोद का जीव है वो 18 बार तक जन्म मरण कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर निगोद का जीव उतना ही आयुष्य होता है, कई निगोद का जो थोड़ा ज्यादा भी रहता है तो उसमें वो लेकिन एटलीस्ट अंतर्मुहूर्त का ही रहता है, यानी लेस देन 48 मिनट्स का रहता है। तो वो क्या होता है, निगोद का जीव जन्मता है, फिर मृत्यु पाता है, फिर जन्मता है, फिर मृत्यु पाता है, फिर जन्म करता है, मृत्यु पाता है। लेकिन कितना कितना फास्ट, तो एक उसका आयुष्य होता है वो लेस देन 48 मिनट्स होता है, यानी विद इन 48 मिनट्स उसने जन्म लिया, मर भी गया, वापस जन्म लिया, वापस मर जाता है, वापस जन्म लेता है, वापस मरता है। सो इतना फास्ट होता है। और उसमें भी जो पर्टिकुलर टाइप के जो निगोद के जीव होते हैं जिसको हम लब्धि अपर्याप्तक होता है, वो है उनका जो आयुष्य है वो 18 बार का होता है। यानी एक सांस में हम जितनी एक सांस लेते हैं उसमें तो उसका 18 बार जन्म और मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा जीव होता है। फिर इसमें जो निगोद की अगर बात करें तो और भी उसका ये कह सकते हैं कि उसमें एक सूक्ष्म निगोद होता है और एक बादर निगोद होता है। तो सूक्ष्म निगोद क्या होता है और बादर निगोद क्या होता है? बादर निगोद ऐसा होता है जिसको कोई ये होता है अपना बेसिस चाहिए, इट नीड्स अ बेसिस टू एग्जिस्ट। जैसे हम बोलते हैं कि आलू में निगोद है, जमीकंद में निगोद के जीव है, तो वहां पे क्या है, आलू है वो वनस्पति काय है, राइट, इट इज अ वेजिटेबल, और वनस्पति काय के अंदर निगोद के जीव उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे उसको आलू के आधार से वो उत्पन्न हुआ, वनस्पति काय के आधार से वो उत्पन्न हुआ। तो ये जो है ऐसे जीव को हम बादर निगोद कहते हैं। लेकिन ऐसे भी जीव है, सूक्ष्म निगोद के भी जीव है। सूक्ष्म निगोद के जीव होता है उसको कोई आधार की जरूरत नहीं होती है, दूसरे जीवों के आधार की जरूरत नहीं होती है, दूसरे द्रव्य के आधार यानी ऐसी आधार की जरूरत नहीं होती है, वो ऐसे ही उत्पन्न हो जाते हैं, इन द स्पेस, अपने आप यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। ऐसे भी निगोद होते हैं तो उनको सूक्ष्म निगोद कहते हैं। ठीक है, तो उनको उत्पन्न होने के लिए कोई आधार की जरूरत नहीं होती है, उसको हम सूक्ष्म निगोद कहते हैं। फिर एक आता है नित्य निगोद और एक आता है किसी को पता हो तो बोल सकता है उसका ऑपोजिट, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वर्ड। एक होता है नित्य निगोद और उसका एक ऑपोजिट एक दूसरा वर्ड था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो एक बट बेसिकली नित्य निगोद जो है वो ऐसे निगोद के जीव है जो हमेशा निगोद में ही रहे हैं, वो कभी निगोद की अवस्था से बाहर ही नहीं है। यानी उनके जन्म मृत्यु तो होती रहती है लेकिन वो निगोद की अवस्था में ही रहे हैं, कभी निगोद की अवस्था से बाहर ही नहीं आए। यानी कभी ऐसे प्रत्येक वनस्पति काय में नहीं उत्पन्न हुए, कभी दूसरे एक इंद्रिय जीव, कभी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, कभी पर्याय में गए ही नहीं है, हमेशा और हमेशा वो निगोद की पर्याय में ही रहे हैं। तो ऐसे जीव है उसको नित्य निगोद कहते हैं। ठीक है, और उसका जो ऑपोजिट वर्ड है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, किसी को अगर याद हो तो बोल सकता है, बट या नेक्स्ट टाइम आई थिंक प्रोनाउंसिएशन में बताऊंगा, बट उसका ऑपोजिट एक वर्ड है। तो वो दूसरा ऐसे जीव है जो नित्य निगोद के जीव नहीं है। यानी उसका मतलब ये हुआ कि वो निगोद के जीव है, वो निगोद की अवस्था से बाहर निकल के दूसरी गति में भी गए हैं, दूसरे निगोद की पर्याय से बाहर निकल के दूसरी पर्याय में भी जन्म लिया है। ठीक है, तो वो लेकिन फिर भी वो निगोद के ही जीव है। तो वो जो ऐसे जीव है उसको अनित्य निगोद, आई थिंक अनित्य क्या निगोद, इतर निगोद के, हाँ राइट, दैट्स द राइट वर्ड, इतर निगोद। तो जो इतर निगोद के जो जीव है वो ऐसे जीव है, वो भी निगोद के जीव है लेकिन वो नित्य निगोद के जीव भी है। उसका मतलब ये हुआ कि शायद नहीं, पहले वो नित्य निगोद में होंगे परंतु अभी वो नित्य निगोद की अवस्था के बाहर आके फिर उन्होंने दूसरी पर्याय में भी जन्म लिया और वापस वो अभी निगोद में चले गए। ठीक है, वापस में निगोद में चले गए। तो ऐसे जो निगोद के जीव है उसको इतर निगोद कहते हैं।
ठीक है, तो निगोद का एक थोड़ा सा आपको आइडिया आया होगा। अभी अपना मेन टॉपिक नहीं है, इसलिए इसमें निगोद में भी बहुत कुछ उसका स्ट्रक्चर समझा सकते हैं, उसमें बहुत कुछ डिटेल में आता है अपने शास्त्र में, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू ऑल दोस डिटेल्स राइट नाउ, बट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि निगोद क्या कैसा है। जस्ट टू समराइज, निगोद बेसिकली मल्टीपल जीव्स शेयर वन बॉडी। ठीक है, हम लोग जैसा एक जीव एक बॉडी में है, जैसे मैं कल्पेश हूँ और मेरा ये बॉडी है, तो अभी मैं कल्पेश, इसी के अंदर मैं ही अकेला ही हूँ, और कोई मनुष्य का जीव और कोई दूसरे जीव जो है वो इसमें नहीं है। बट निगोद क्या ऐसे जीव होती है जिसमें एक बॉडी के अंदर मल्टीपल जीव होते हैं, अनंत जीव होते हैं एक बॉडी के अंदर, और वो उसका आयुष्य बहुत कम रहता है। ठीक है, अंतर्मुहूर्त तक का आयुष्य होता है। अंतर्मुहूर्त इज लाइक लेस देन 48 मिनट्स उसका आयुष्य रहता है। और जिसका जो बहुत सूक्ष्म आयुष्य हो तो बेसिकली यानी एक सांस हम लेते हैं उसमें तो उसका 18 बार जन्म मरण हो सकता है। तो इतने जिसका जो इतना सूक्ष्म आयुष्य भी हो सकता है निगोद के जीवों का। ठीक है, और हमने ये बताया कि वो एक इंद्रिय के जीव होते हैं। और फिर हमने ये बादर निगोद, सूक्ष्म निगोद, नित्य निगोद और इतर निगोद, ये सब की बातें हमने कर ली। ठीक है, तो अभी अपना मेन टॉपिक निगोद का नहीं था, बट ये प्रश्न है तो हमने उसको बता दिया। तो अभी अपना प्रश्न ये था कि आज तक कितने जीव मोक्ष में गए हैं, राइट? तो अनंत जीव मोक्ष में गए हैं, और ये अनंत जीव की जो संख्या है, उतने जीव अगर हमको आजू बाजू देखते हैं तो कहाँ मिलेंगे? तो ये कहा कि एक निगोद के अनंत में भाग में जितने जीव है उतने ही जीव आज तक मोक्ष में गए। यानी एक निगोद के अनंत भाग करो और अनंत में भाग में जितने जीव पाए जाएंगे उसमें उसके अनंत भाग में कितने जीव पाए जाएंगे? अनंत जीव पाए जाएंगे। एक निगोद के अनंत भाग करो और अनंतमा भाग का एक टुकड़ा लो और उसके अंदर देखोगे कि कितने जीव है, तो उसके अंदर भी अनंत जीव है, और वो अनंत की जो संख्या है उतने अनंत जीव आज तक मोक्ष में गए हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत सूक्ष्म बातें हैं, इसको केवल ज्ञानी के ज्ञान से ही आधारित ये समझ सकते हैं, क्योंकि ये अपने ज्ञान का विषय नहीं। अगर कोई साइंटिस्ट ये सब रिसर्च करने जाए, आई डोंट थिंक कोई साइंटिस्ट ये सब समझ पाया, कब ये सब समझ ये देख पाएगा। ठीक है, इसलिए आज तक ये सब क्या है। और इसीलिए देखिए जैन धर्म में यहाँ पे हमको केवल ज्ञान की महिमा आती है कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में क्या क्या दिखा है, और ये इसलिए जैन धर्म है वो इतना सूक्ष्म जाता है। आज कोई धर्म ऐसा है जो बोलता है कि आलू मत खाओ, जमीकंद मत खाओ, क्यों? क्योंकि वो केवल ज्ञानी के आधारित, केवल ज्ञानी के ज्ञान से आधारित नहीं है वो धर्म। तो उसमें क्या है, किसी ने बोल दिया कि भैया ऑनियन मत खाओ, क्यों मत खाओ? क्योंकि वो तामसिक खुराक है, उससे हमारे जो मन के भाव है वो विकृत हो जाता है, तो इसलिए मत खाओ, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे धर्म है जो ऑनियन नहीं खाता है, गार्लिक नहीं खाता है, बट उनको निगोद का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। उनको ये निगोद के अंदर कितने जीव है वो कॉन्सेप्ट नहीं पता है। सिर्फ जैन लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि हमारा धर्म जो है वो केवल ज्ञानी के केवल ज्ञानी के ज्ञान पर आधारित है, राइट? तो अभी जो अपना मेन टॉपिक था अभी विस्तार है। ठीक है, नॉट मेन टॉपिक एक्चुअली, अपना ये जो टॉपिक था कि अभी अनंत भाग में अनंत जीव है, तो उसकी हम कल्पना कैसे करें, इसको हम समझे कैसे, राइट? एक निगोद के अनंत भाग में भी अनंत जीव है, तो उसको हम समझे कैसे? अब समझने के लिए ऐसा है कि आप समझ लो कि एक इमेजिनरी बिल्डिंग है। ठीक है, इमेजिनरी बिल्डिंग, इट्स अ हाइपोथेटिकल बिल्डिंग। वो बिल्डिंग जो है वो उसमें कितने फ्लोर्स है? इनफाइनाइट फ्लोर्स है। एक बिल्डिंग में इनफाइनाइट फ्लोर्स है। ठीक है, एक फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 20th फ्लोर, 100th फ्लोर, ऐसे इनफाइनाइट फ्लोर्स है। और ऐसे इनफाइनाइट फ्लोर्स है, उसमें हर एक फ्लोर पे मान लो इनफाइनाइट रूम्स है। ठीक है, इनफाइनाइट रूम्स है हर एक फ्लोर पे। तो एक बिल्डिंग में इनफाइनाइट फ्लोर्स है और हर एक फ्लोर पे इनफाइनाइट रूम्स है, और हर एक रूम के अंदर कितने लोग हैं, कितने जीव है? इनफाइनाइट जीव है। ठीक है, हर एक फ्लोर में इनफाइनाइट रूम्स है और उसके हर एक रूम में कितने जीव है? इनफाइनाइट जीव है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि एक निगोद के अनंत में भाग में, यानी एक आलू में कितने जीव है? इनफाइनाइट जीव है, क्योंकि वो आलू में बेसिकली निगोद के जीव है, वो बादर निगोद के जीव है। तो आलू में इनफाइनाइट जीव है, लेकिन आलू के अनंत में भाग में आप देखोगे तो ये जो बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो बिल्डिंग इसमें इनफाइनाइट फ्लोर्स है और हर एक फ्लोर पे इनफाइनाइट रूम्स है और हर एक रूम में इनफाइनाइट जीव है। ठीक है, तो अभी अपना प्रश्न है कि कितने जीव सिद्ध गए, कितने जीव मोक्ष में गए? तो ये इनफाइनाइट फ्लोर में आप हमने क्या कहा कि हर एक रूम में इनफाइनाइट जीव है,
तो हर एक फ्लोर में कितने हैं? इनफाइनाइट मल्टीप्लाइड बाय इनफाइनाइट, राइट? इनफाइनाइट बाय मल्टीप्लाइड बाय इनफाइनाइट इतने जीव एक फ्लोर में हो गए। और वो पूरे बिल्डिंग में कितने हैं? इट्स लाइक इनफाइनाइट मल्टीप्लाइड बाय इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय आई डोंट नो हाउ मेनी इनफाइनाइट टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे, तो उतने जीव पूरे बिल्डिंग में हैं। लेकिन मोक्ष कितने जीव आज तक गए? कितनी संख्या के जीव मोक्ष में गए हैं आज तक? तो सिर्फ इतने जो इनफाइनाइट डायमेंशन का ये जो बिल्डिंग है, इनफाइनाइट फ्लोर्स और इनफाइनाइट रूम्स वाला, उसके इतने बड़े बिल्डिंग में सिर्फ एक रूम में जितने जीव है, जितनी संख्या के जितने जीव है एक रूम में, उतनी संख्या के जीव ही आज तक मोक्ष में गए। ठीक है, सो ये समझने के लिए ऐसा बता रहा हूँ। तो बेसिकली एक निगोद के अनंत में भाग में जितने जीव है उतने ही जीव आज तक मोक्ष में गए। लेकिन एक निगोद के अनंत में भाग में कितने जीव है? तो इनफाइनाइट यानी अनंत जीव है। एक निगोद के अनंत में भाग में भी अनंत जीव है, लेकिन एक निगोद के अनंत में भाग में जितने जीव है उतने ही जीव आज तक मोक्ष गए। ठीक है, सो ये जो है अपना बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है श्वेतांबर और दिगंबर दोनों में ये बात आती है। क्योंकि देखिए श्वेतांबर और दिगंबर जो है उसमें बेसिकली जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सब कॉमन है। ऐसा जो मेन कॉन्सेप्ट है उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा डिटेल में जाओ तो थोड़े थोड़े वेरिएशंस है, बट जो तत्व हमको जो समझना है वो श्वेतांबर और दिगंबर बेसिकली वहां से दोनों ये तत्व जो है हम समझ सकते हैं। ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस ऑन दिस वन? कल्पेश भाई एक क्वेश्चन है मुझे। तो बेसिकली हाँ। आपने बोला निगोद के जीव एवरी 48 मिनट्स का लाइफ स्पैन, और जो हम ब्रेथ लेते हैं उस वो 18 सेकंड्स के लिए सिर्फ बार बार रीबर्थ कर रहे हैं, तो उस साइकिल से तो निकलना बहुत मुश्किल है, निगोद के जीवों की साइकिल से। हाँ, बहुत सही बात है। सो निगोद की जीव की साइकिल से निकलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए उपेक्षा से ये कहा गया है कि नरक गति जो है वो तो फिर भी अच्छी है यानी इस उपेक्षा से कहा गया है क्योंकि नरक में जो है उसका आयुष्य फिक्स्ड है। फिक्स्ड इन द सेंस मैक्सिमम आयुष्य सातवीं नरक का जो है वो 33 सागर का है। ठीक है, तो कोई जीव अगर सातवीं नरक में भी गया तो पता है कि 33 सागर के बाद तो वो बाहर निकल जाएगा, कि नरक की गति से बाहर निकलेगा। 33 सागर बहुत लंबा काल होता है वैसे, बट फिर भी 33 सागर जो है एटलीस्ट उसके बाहर निकलेगा उतनी तो गारंटी है। निगोद के जीव की ऐसी गारंटी नहीं है। निगोद के जीव अगर कोई भी जीव निगोद की पर्याय में गया तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि इतने टाइम बाद वापस वो निगोद से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो हम इतर निगोद की बात कर रहे हैं जो निगोद से बाहर निकले और वापस निगोद में चले गए, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि अभी इतने टाइम बाद वो निकल जाएगा निगोद की पर्याय से। अनंत काल तक वो निगोद में वापस रह सकता है, यानी इनफाइनाइट ईयर्स तक वो निगोद में वापस रह सकता है। फिर गारंटी नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो निगोद के बाद वापस इतना टाइम के बाद निकलेगा। सो आपने जो बताया वो सही है। तो महावीर स्वामी भगवान का जीव भी ऐसा कहा जाता है। आई थिंक वो एक इंद्र में गया, निगोद में गया कि नहीं मुझे नहीं पता है, बट जैसे वो हमने पहले बात की थी कि जो मारीची का जो भाव था आदिनाथ भगवान के काल में, तब वो महावीर स्वामी भगवान का जीव था। और फिर अपने 24वें तीर्थंकर का जो काल हुआ तो उसके बीच में महावीर स्वामी भगवान का जीव भी एक इंद्रिय की बहुत सारी पर्याय में गया। वो निगोद में गया कि नहीं वो मुझे पक्का नहीं मालूम है, बट एक इंद्रिय की पर्याय में तो गया है महावीर स्वामी भगवान का भी जीव। ठीक है, और एक चीज आई थिंक मुझे बतानी थी। हाँ, तो हम बेसिकली जो जमीकंद है वो नहीं खाते हैं, राइट? उसका रीजन ये है कि देखिए कोई बोलेगा भैया केला भी है, आलू भी है, कच्चा केला खा लो, आलू भी खा लो, दोनों में तो सेम ही टेस्ट आता है। तो फिर कच्चा केला खाने में क्या प्रॉब्लम, आई मीन दोष नहीं है ज्यादा, और आलू खाने में दोष है, तो क्यों है? क्योंकि कच्चे केले में जो जीव है उसमें एक इंद्रिय के जीव है। आई एम नॉट श्योर टेक्निकली, इसका मुझे पता नहीं है, बट शायद एक केले में एक इंद्रिय का शायद एक ही जीव रहेगा, और शायद एक से ज्यादा रहेंगे तो भी उसमें क्या है कि एक इंद्रिय के संख्या जीव रहेंगे, यानी मे बी 1000 से कम ही जीव रहेंगे। ठीक है, तो एक कच्चा केला खा लिया, उसके हिसाब से समोसा बनाया उसको खाया, तो एक कच्चा केले खाने में सिर्फ बहुत ही कम जीवों की विराधना होती है, एक इंद्रिय जीव की विराधना होती है। लेकिन जब आलू खाता है तो उसमें है तो एक इंद्रिय के जीव, लेकिन कितने अनंत जीव जमीकंद में रहता है। एक आलू का, एक फ्रेंच फ्राइज का अगर एक इतना सा पीस खा लिया तो उसमें तो अनंत जीव की विराधना हो जाती है। और इसलिए जैनिज्म जो है वो बेसिकली
ये सिखाता है कि जो जमीकंद है उसको खाने से दोष ज्यादा है, क्योंकि उसमें इतने सारे जीव का हम ये विराधना करते हैं, तो इसलिए जो जमीकंद है उसका हम ये करते हैं। ठीक है, तो अपने से अपनी योग्यता से जो भी हम लोग कर सके, जितना आप इसका जो जमीकंद का त्याग कर सके वो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो चलो, ये अपना एक्चुअली आज का विषय नहीं था कि कितने जीव मोक्ष में गए और ये सब, बट आई थिंक अपना जो वो थियोरेटिकल टॉपिक ज्यादा थियोरेटिकल हो गया था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा आलू और ऑनियन गार्लिक की भी थोड़ी बात कर ली जाए, तो फिर मैंने ये टॉपिक भी ले लिया। ठीक है, और जस्ट अभी अपना टाइम हो गया है, तो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे आज का। अपना जो नेक्स्ट सेशन हुआ है, एक्चुअली अभी क्या है कि हम एक्चुअली नेक्स्ट 2 वीक है, अनफॉर्चुनेटली विल नॉट बी अवेलेबल, विल बी ट्रैवलिंग। तो अपना जो 18th जनवरी और 25th जनवरी, ये दोनों दिन हम लोग नहीं अवेलेबल रहेंगे, तो ये दोनों दिन हमारा अपना तत्व चर्चा नहीं हो पाएगी। तो अपनी जो नेक्स्ट तत्व चर्चा जो होगी वो वी विल कीप इट ऑन 1st of February। ठीक है, तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये डाल दूंगा, तो जिससे हमने सबको पता चलेगा कि अपना जो नेक्स्ट 2 वीकेंड्स है वो अपनी तत्व चर्चा नहीं होगी, अपना नेक्स्ट सेशन है वो 1st of February को होगा। ठीक है, और कोई बिफोर वी एंड एनीथिंग एल्स, किसी को और कुछ समझना है, आई मीन कोई क्वेश्चन हो जो भी डिस्कस किया? हाँ, और एक पॉइंट एक्चुअली, सॉरी, एक पॉइंट मुझे याद आया तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोग ये बोलेंगे कि आज कितने कितने जीव अब तक मोक्ष में गए, तो हम बोलेंगे अनंत जीव, और अनंत जीव मोक्ष में गए हैं। और ये अनंत जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो एक निगोद के अनंत में भाग में ये अनंत जीव पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी अनंत काल व्यतीत हो जाएगा, क्योंकि हर एक 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष में जाता है। तो आज से अनंत काल जब व्यतीत हो जाएगा, और तब ये प्रश्न पूछा जाएगा कि अब कितने जीव मोक्ष में गए, क्योंकि आप वो कोई पूछेगा कि अनंत काल पहले किसी ने बताया था कि आज तक एक निगोद के अनंत पाक में जितने जीव होते हैं उतने जीव मोक्ष में गए। तो अभी तो अनंत काल उसके बाद व्यतीत हो गया और इतने जीव और भी मोक्ष में चले गए। तो अब अभी अनंत काल बाद अगर ये कोई प्रश्न पूछे कि आज तक अभी कितने जीव मोक्ष में गए, तो भी उसका आंसर यही रहेगा। ठीक है, तो भी उसका आंसर ये रहेगा कि एक निगोद के अनंत में भाग में जितने जीव पाए जाते हैं उतने ही जीव मोक्ष में गए। ठीक है, सो ये जस्ट एक फैक्चुअल पॉइंट अभी बता रहा हूँ। अभी अपना टाइम हो गया, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू मोर डिटेल, बट बेसिकली दिस आंसर विल नॉट चेंज इवन आफ्टर मोर एंड मोर जीव गोज टू मोक्ष। ठीक है, हाँ, आई थिंक रियंका जी या किसी को कुछ बोलना था। नहीं, मैं बस ये बोल रही थी कि अप्रोप्रिएट मैं जैन सिद्धांत प्रवेशिका शेयर कर सकती हूँ, जिसमें जैसे अपने बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जस्ट टू फैमिलाइज, अगर किसी को पढ़ना हो और किसी को फैमिलाइज करना हो, क्योंकि दिस वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट, जिससे ये थोड़े वर्ड्स से फैमिलियर हो जाते हैं हम कि ओके ये द्रव्य वर्ड है, मतलब ये वर्ड ही नहीं पता होते तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो आई कैन शेयर दैट इफ एवरीबॉडी इज ओके। हाँ, तो ये आपने जो बात की ना बहुत अच्छी बात की। मैं यहाँ पे ना, मैं सबको किसको भी अगर अपने आप से पढ़ना है तो जैन सिद्धांत प्रवेशिका इज अ वेरी गुड बुक, इट इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर सिंपल से अगर बेसिक से स्टार्ट करना है तो गो विद बालबोध भाग 1, 2, 3, ये 3 भाग है। और उसके बाद आता है अपना जो वितराग विज्ञान है, उसके भी 3 भाग है। तो एटलीस्ट स्टार्ट विद दिस। इसमें क्या है, जो सब बेसिक टॉपिक्स है वो बहुत ही अच्छी तरह और बहुत ही सिंपल टर्म्स में कवर किया है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में। इसमें द्रव्य गुण पर्याय का भी टॉपिक आएगा, 4 गति का भी टॉपिक आएगा, अपना जो राग और द्वेष का टॉपिक आएगा, 5 पाप के टॉपिक आएगा। तो ये सब जो बहुत ही जो अपने जैन के जो जब बेसिक्स है वो उसमें भी कवर किया है। तो स्टार्ट विद दीज बालबोध एंड देन वितराग विज्ञान, और गो विद जैन सिद्धांत प्रवेशिका। जैन सिद्धांत प्रवेशिका है, फिर एक जैन सिद्धांत पाठमाला या प्रश्न, एक ऐसी कुछ बुक है वो भी है। तो ये सब भी, उसमें भी सब जो बेसिक जो है वो बहुत क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है। लेकिन इसमें भी थोड़े एडवांस टॉपिक्स में भी जाते हैं जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जैसे उसमें सागर क्या होता है, सागर का नाप कितना है, ये सब है, वो सब भी चीजें आती है। सो दोज आर लिटिल बिट एडवांस, इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, बट इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर जैन सिद्धांत प्रवेशिका, इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये जो है किसी को भी पढ़ना है तो इसमें पढ़ सकता है। बट मेरा प्लान क्या था कि वी विल स्टार्ट विद सम वेरी बेसिक टॉपिक्स, जो ये विल नॉट गो एट द बालबोध लेवल एज सच, लेकिन बालबोध में जितने टॉपिक्स आते हैं वो टॉपिक वी विल ट्राई टू कवर इट दिस लिटिल बिट डिटेल लेवल आल्सो। तो सबका जो बेसिक्स जो है वो कॉन्सेप्ट है वो सब अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, अपना रोड मैप ये है कि अपना जो अभी जो द्रव्य के जो सामान्य गुण है, 6 सामान्य गुण,
उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद, और वो टॉपिक है ना थोड़ा थियोरेटिकल हो जाएगा, तो उसके साथ क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू डू मिक्स एंड मैच। तो सामान्य गुण का जो टॉपिक है उसके साथ हम थोड़ा या तो कोई धर्म कथा ले लेंगे, या तो कोई ऐसा ऐसा जैसे आज का अपना हमने एक प्रैक्टिकल ये टॉपिक लिया तो वो ले लेंगे। विल ट्राई टू मिक्स एंड मैच, तो किसी को ऐसा मोनोटोनस ना लगे। और फिर ये अपना सामान्य गुण का, द्रव्य के सामान्य गुण का टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद द्रव्य के विशेष गुण जो है उसका हम टॉपिक कवर कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि पूरा जो द्रव्य का जो टॉपिक है वो हो जाएगा। लेकिन दिस विल टेक लाइक अराउंड 3 to 4 सेशंस, 3 से 4 सेशंस शायद लगेंगे, शायद इससे ज्यादा भी लग सकता है। इट डिपेंड्स ऑन, हमको जितना डिटेल में जाना जा सकता है, बट डिपेंडिंग ऑन दैट 3 से 4 सेशन तो अपना द्रव्य का ही टॉपिक चलेगा। तो उसमें हम क्या मिक्स एंड मैच करेंगे, मिक्स एज ए सेड विल, हम लोग थोड़े दूसरे इंटरेस्टिंग फैक्ट भी लेंगे, के भी टॉपिक 20 मिनट तक ले लेंगे एज ए मिनिमम। तो क्या है कि वो सबको इतना थियोरेटिकल ना लगे, उसमें दोनों का एक वेरिएशन मिल जाएगा। और ये जो टॉपिक हो जाएगा उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे हिसाब से है वो ज्ञान का टॉपिक है। 5 प्रकार के ज्ञान है। ये स्वरूप, 5 प्रकार के ज्ञान का जो स्वरूप है ना वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्या है हमारी जैन धर्म में श्रद्धा बैठती है। क्योंकि हम लोग कभी भी इतना समझने के बाद भी कई बार ऐसा सोचते हैं कि अरे यार क्या प्रूफ है कि ये सब है वो सत्य है, क्या प्रूफ है कि ये जो लिखा है अपने आगम में वो सही है। किसी को ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो जब हम इनिशियल भूमिका में है, हमारी भूमिका भी इतनी डिटेल में आगे हम नहीं गए हैं, ये 5 ज्ञान का जो टॉपिक है ना ये बहुत ही कार्यकारी है इसके लिए। क्योंकि इससे हमको ये श्रद्धा बैठती है कि हाँ ये जो हम समझ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ये सब हवा में, किसी ने ऐसे ही हवा में किसी ने काल्पनिक अपनी कल्पना से बोल दिया, किसी ने बोल दिया, ऐसा ऐसा नहीं है। ये बहुत ही सिस्टमेटिक नॉलेज है जो अपने पास आया हुआ है। तो वो 5 ज्ञान का टॉपिक कवर करेंगे। वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे, उसमें भी बहुत ही इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। क्या किस प्रकार के ज्ञान होते हैं, ज्ञान में क्या क्या दिखता है, कौन सी अपने पास कौन सा ज्ञान है, ये सब जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और 5 ज्ञान का टॉपिक हो जाएगा, देन आई थिंक वी विल डिसाइड कि उसके बाद कौन सा टॉपिक कवर करना है। देयर आर विल गो विद सम बेसिक टॉपिक्स बिफोर वी गो विद समथिंग एल्स मोर एडवांस टॉपिक एंड ऑल सब। ठीक है, तो ये अपना रोड मैप है। ठीक है, तो अपना आज के लिए एक्चुअली अपना अभी टाइम हो गया है, और किसी को कुछ बोलना है और ना हम अपना अंत मंगला चरण कर लेंगे। ठीक है, चलो अपना ये अंत मंगलाचरण कर लेते हैं क्योंकि अपना समय हो चुका है। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र जय एवरीवन। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।